So hello everyone, today we have a very special guest and I welcome you all to this new show रास्ते और फैसले, जहां हम फिगर आउट करेंगे कि जो भी लोग हैं वो अपना करियर कैसे चूज़ करते हैं और कैसे बिल्डअप करते चलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल नेहरू सर। ही इज़ एन एक्स NDA एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज इंस्ट्रक्टर एट NDA. He is a lawn tennis player and he has also founded NFA, No Frills Academy, and under his guidance students, more than 600 students have got selected and got recommended in SSB. So he is also known as SSB Guru. So thank you so much sir for coming and sparing out some time for young Indians. Thank you so much sir. Thank you so much for the kind introduction and welcome. तो सर आप थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका मैं जो भी इंटरव्यूज़ देख रहा था तो उसमें आपने बताया कि ग्रेड 11th में आप NDA में चले गए, तो ये सब कैसे हुआ और उसके बाद कैसे आपने करियर को बिल्ड किया, थोड़ा सा हमें। हाँ देखिए, हम स्कूल में थे, हमारे स्कूल में कुछ हमारे जो थे क्लासमेट फौजी भी थे आसपास सीनियर, क्योंकि कैंटोनमेंट में था हमारा स्कूल, तो आइडिया था NDA के बारे में। ठीक है। और ये आइडिया था कि NDA की एडवांटेज ये है कि वहाँ पे स्कूल टाइप लाइफ कंटिन्यू की जा सकती है। ओके। क्योंकि कॉलेज में अगर जाएं तो स्पोर्ट्स वगैरह का कोई वेटेज नहीं रहता। अच्छा। NDA में लगता था कि यहाँ पर वेटेज है, ऐसा सुनने में आता था हमारे को कि बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो वो इस वजह से अट्रैक्टिव लगता था। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये थी कि करियर सिक्योर लगता है कि आप फौज में फिर सिक्योर हैं अगर NDA के थ्रू जाएंगे तो ये एडवांटेज थी। प्लस एक और छोटी एडवांटेज ये थी कि हमारे टाइम में जो था ये 11th क्लास से आपको ऑप्शन देते थे कि आप अगर NDA का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। तो एक क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा? नहीं। अच्छा। नहीं दिया ही नहीं, मैंने 12th किया ही नहीं। ओके। हाँ 11th से ही NDA ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और बस फिर NDA की ट्रेनिंग हुई, ग्रेजुएशन हो गया वहीं से। तो NDA की ट्रेनिंग में कुछ स्पेशल चीज़ें कैसा रहा उधर? NDA की ट्रेनिंग में तो देखिए NDA की ट्रेनिंग डेफिनेटली स्पेशल है। हाँ। NDA का जो लाइफस्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जनरली होती है मॉर्निंग वाले पीरियड्स में, PT है, फिज़िकल ट्रेनिंग हुई, राइडिंग हुई, इस तरह की क्लासेस होती हैं। ड्रिल बहुत होती थी, ड्रिल मुझे पसंद नहीं थी। अच्छा। पर लेकिन ड्रिल भी थी। पर ड्रिल में क्या करते हैं ड्रिल में? ड्रिल में यार लेफ्ट राइट वगैरह जो मार्चिंग आप जो करते हैं, फिर शुरू में वैसे करते रहते हैं, बाद में राइफल के साथ ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। सीनियर स्टेजेस में आके IMA में तकरीबन राइफल के साथ ही ड्रिल होती है। ओके। तो ड्रिल आप NCC वगैरह का जो देखा होगा 26 जनवरी पे। ओके। तो कंटिजेंट्स आपने देखे ना मार्चिंग वाले, तो वो लेफ्ट राइट 1 2 3 काउंट के साथ। करेक्ट। ठीक है ना। तो वो है, तो वो चीज़ें फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद वेटेज एकेडमिक्स भी है वहाँ पर, और एकेडमिक्स का लेवल अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो हमारे टाइम में खाली 2 स्ट्रीम होता था, या तो आप आर्ट्स लीजिए या साइंस लीजिए, कोई बहुत सारे स्पेशलाइजेशन नहीं थे। अच्छा। वहाँ पे एकेडमी में जाने के एकेडमी में NDA में। हाँ। अच्छा। तो मेरे को पहले वो कह रहे थे कि आप साइंस ले लो। हाँ। पर मैं प्रेफर आर्ट्स कर रहा था। वैसे ही लोगों से सुना होना था बात, और ये दिमाग में था कि पैरा कमांडो बनना है आर्ट्स के थ्रू। हाँ, तो वो ये था कि फिर साइंस पढ़ने में क्यों इतना जोर लगाना है पढ़ाई लिखाई में। ओके। जोर जो है फिजिकल पे रखते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से जो था हमने आर्ट्स लिया और आर्ट्स का ग्रेजुएशन किया, और बाकी तो NDA लाइफस्टाइल सवेरे उठना, फिजिकल एक्टिविटीज, फिर गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स, टाइम से सो जाना। अच्छा। बड़ी रेगुलेटेड लाइफस्टाइल है। ओके। तो ये अच्छी चीज़ें थी। और सर आप फिर ये फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं देखता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यूज़ लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप ये सब कैसे, कहाँ से आए? आपने खुद से स्टडी किया या फिर कोर्स का पार्ट था, कैसे? देखिए क्या है
हमारे टाइम के अगर काउंटर पार्ट्स, अगर कोई मेरा इंटरव्यू सुन रहा होगा या उनके पेरेंट्स होंगे मेरे आसपास वाले, हाँ हाँ, तो वो जानेंगे कि हमारे टाइम में जब हम लोग एनडीए गए थे तो इवन आर्ट्स स्ट्रीम में भी जो हम लोग थे ज़्यादातर वो इस लेवल के थे कि अगर हम सीरियसली फोकस करते तो हम आईआईटी वगैरह क्लियर कर सकते थे। अच्छा, आर्ट्स वाले? हाँ हाँ, जिन्होंने आर्ट्स का डिग्री लिया है एनडीए में। ओके, हमारा लेवल एकेडमिक्स का ऐसा था। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे तो कैसे साथ साइंस होता था आर्ट्स के भी पार्ट में या फिर कैसे? ओके ओके ओके, देखिए पहले तो 11th तक तो मैंने पीसीएम ही कर रहा था ना। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, तो वहाँ मेरा फंडामेंटल ठीक था। हाँ हाँ हाँ। अब एनडीए का जो होता है, आर्ट्स की डिग्री भी जो होती है उसमें भी साइंस भी रहती है। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट बहुत रहते हैं वहाँ अच्छा। पर, मतलब वहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनकी वेटेजेस जो है, जैसे वेटेजेस मिलिट्री हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनके ऊपर वेटेज बढ़ जाती है। ओके, अच्छा, जो आर्ट्स वाले हैं। अच्छा, अच्छा। और जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस की वेटेज बढ़ जाती ओके, है। ओके। लेकिन सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री हिस्ट्री वगैरह वो भी पढ़ेंगे। उनका वेटेज कम रहेगा। हाँ, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में कुछ केमिस्ट्री अगर किसी का है मेजर सब्जेक्ट, तो 200 का या 300 हाँ, तो हमारा वेटेज कम रहेगा। ओके। लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास वहाँ भी थे। अच्छा हूँ अच्छा, मैं आर्ट्स ग्रेजुएट। अच्छा। पर लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे फंडामेंटल्स कुछ एनडीए की ट्रेनिंग से साइंस वगैरह के सॉलिडिफाई हुए। नहीं नहीं, अच्छा। मेरा स्कूल से ही था। ओके। मैं तो स्कूल में मेरे काउंटर पार्ट जो थे, देखिए मेरे साथ के जो डॉक्टर बने हैं, शायद मेरे बायोलॉजी भी में उनसे ज़्यादा मार्क्स थे। ठीक है। और जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे जो आईआईटी वगैरह में गए, वो मेरे मार्क्स भी उनके जैसे ही थे। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। हाँ, तो मेरे फंडामेंटल्स वहीं के हैं और उन्हीं के बेसिस में लोगों से सवाल पूछता हूँ, बस दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो उस समय मतलब जो 11th में थे, तो 12th का भी सिलेबस आप पढ़ के गए थे या कैसे? 12th का सिलेबस मैं पढ़ के नहीं गया था। ओके। कोई ऐसी नीड नहीं थी। मैंने पास्ट पेपर्स देखे थे। अच्छा, तो हमारी जो जितनी नॉलेज थी 11th तक की, उससे बात बन रही थी। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर आपको क्या अच्छा लगा सर ट्रेनिंग में? ड्रिल अच्छा नहीं लगा? हाँ, ड्रिल तो मतलब उसका कोई मुझे अच्छा नहीं। हाँ। बाकी ट्रेनिंग में तो फिजिकल एस्पेक्ट, स्पोर्ट्स गेम्स तो बढ़िया था। मैं टेनिस खेलता था तो मैं एनडीए को रिप्रेजेंट करता था। ओके। तो उसकी वजह से हमें फ्रीडम भी काफ़ी मिल जाता था, क्योंकि बाकी हमें नॉर्मल अपनी गेम्स एक्टिविटीज़ को छोड़कर फुटबॉल, हॉकी वगैरह हम अच्छा एनडीए के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाते थे, क्योंकि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। तो कैसे बाकी लोगों के साथ, बाकी कॉलेजेस के साथ कॉम्पीट करता था एनडीए, या फिर कैसे क्या होता था? बाकी कॉलेजेस के साथ तो नहीं इतना होता था, क्योंकि मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में उतना, हमारे आसपास पुणे में इतना स्टैंडर्ड शायद बाकी लोगों का नहीं होगा। ओके। पर मैं इतना जानता हूँ, हमारे जब आपने बात की, स्क्वॉश वाले हमारे थे, वो कॉम्पिटिशन्स खेलने जाते थे। अच्छा। हमारे टेनिस टीम गई नहीं। ओके। लेकिन कई बार विजिटिंग लोग आते थे खेलने, तो क्योंकि मैं ऑल ओवर द इंडिया? ऑल ओवर इंडिया वाले भी आए हैं। ओके। कुछ मीन्स मुझे ध्यान है, एक पीएस वर्मा करके थे, वो एनडीए के 55th कोर्स के थे। अच्छा अच्छा। तो उनको एनडीए में ब्लेजर मिला था, और उनका ये कहा जाता था कि नंदन बल पुणे का ही था, तो नंदन बल इंडिया का नंबर 1 रहा। अच्छा। तो उसने अपने टाइम में नंदन बल को हराया था वहाँ पर। ओके। तो वहाँ पे टूर्नामेंट कोई हुआ था, तो उनकी रेपुटेशन काफ़ी थी, तो मुझे उनसे खेलने का मौका मिला था, क्योंकि मैं एनडीए का नंबर 1 था। अच्छा अच्छा। पर लेकिन वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे हरा दिया था आसानी से ही। अच्छा अच्छा। ठीक और है सर ना? आपने एनडीए में बॉक्सिंग भी स्टार्ट किया, और फिर आईएमए में हाँ, टॉप बॉक्सर भी रहे। मैंने एनडीए में बॉक्सिंग पिकअप की। इंटरेस्टिंग है, मैं टेनिस खेलता था, और मैंने जैसे आपको बताया, हाँ। मैं एनडीए रिप्रेजेंट करता था टीम को। तो जो था, हमारे डिविजनल ऑफिसर थे, कैप्टन, उन्होंने सुरेंद्र पॉल साहब थे,
मेरे पंजाब रेजिमेंट गए थे वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या तुम लड़कियों वाला गेम खेलते हो, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। तो उनका इम्प्रेशन ऐसा था। तो मैं तो ऐसा नहीं सोचता था, पर उनका था अब सीनियर से कौन बहस करता है। तो मैंने कहा अच्छा सर आपके हिसाब से कौन सा मैनली स्पोर्ट कौन सा है? तो उन्होंने बोला बॉक्सिंग है मैनली स्पोर्ट। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए अपने, मैं तो अभी सेकेंड टर्म में ही हूँ, अभी टाइम है तो कर लेते हैं। और मेरी थोड़ी एफिनिटी भी थी बॉक्सिंग की तरफ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने वहीं पे सीखा। एक तो जनरली आप एनडीए आईएमए में देखेंगे तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल वगैरह ये वाले जो है जिन्होंने पहले से आरआईएमसी जिन्होंने पहले से की होती है वही तकरीबन आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग। हाँ, क्योंकि उनकी रेपुटेशन वगैरह भी होती है कि ये बड़े अच्छे बॉक्सर थे, यहाँ पे रेटेड थे। अच्छा अच्छा। तो उन चीज़ों में उतना खास दम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैंने उन लोगों के साथ की। और आई मीन फिर मैं आईएमए में आके मैं मिडिल वेट में 75 केजी वाली में मैं विनर था। अच्छा। तो मैं एक बाउट ही हारा बस एनडीए में। ओके। जब वो था मेरे ख्याल से जनरल बना, वो करियप्पा करके था मेरे से जूनियर, उससे मैं हारा था अपनी 6 टर्म में, जब मैं एनडीए में इंटर स्क्वाड्रन कंपटीशन खेल रहा था। और आईएमए में जाके तो मैं विनर हो गया था। और सर 11th से पहले आपका क्या माइंडसेट था? 11th में कब ये एनडीए का दिमाग में कब आया कि कब अब एनडीए के लिए देना चाहिए? हाँ नहीं, 11th में आने के बाद था, जब हम एलिजिबल हुए एज वाइज, और वो तो दिमाग में था, पर उतना डिटेल भी मैं नहीं जानता था एनडीए के बारे में। हाँ, क्योंकि फौजी थे, दोस्त थे, तो फॉर्म भी कहाँ से मिलता है मेरे को मालूम नहीं था। अच्छा। तो सब एरिया हेडक्वार्टर से मिला करते थे। ओके। तो मेरा एक दोस्त थी, मेरे लिए फॉर्म लेकर आया था, और गाइडेंस उनके थ्रू थी, थोड़े जो फौजियों के बच्चे थे ना, तो उनको पता था। 11th के लगभग 6 महीने साल भर में ही ये सब। वो रिटर्न पास नहीं हुए, जो हेल्प जो करके लाए ना फॉर्म उनसे रिटर्न नहीं हुआ पास। ओके। तो मेरा हो गया था, फिर हम मैसेज के थ्रू चले। अब मैं सर थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि 10th से पहले क्या माइंडसेट था, कि आपको आगे का सोच रहे थे या फिर बस अच्छे से पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी सब कुछ 100% ले रहे हैं? इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। अच्छा। ऐसा करियर वगैरह के बारे में नहीं सोचा था। पेरेंट्स मेरे दोनों लॉयर थे। ओके। और इतना ज़्यादा सोचा नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन था करियर सिक्योर करने का। अच्छा। इवन फास्टर देन आईआईटी। ओके। क्योंकि आईआईटी भी अगर आप चले जाए तो करियर सिक्योर तो नहीं है ना, फिर जॉब वगैरह देखेंगे 4 साल जाके वहाँ पे आपको यहाँ पर आपका सिक्योर है। तो दैट वे एनडीए सीम्ड द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, इसलिए चूज किया। हाँ, और फिर एट लीस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो। ओके भाई ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे ही होना है एनडीए का। ओके। तो ये 2-3 रीजन थे जो आपने इसको चूज किया। उसके बाद सर एनडीए से पास हुए, उसके बाद आईएमए गए। आईएमए के बाद फिर कैसा रहा? आईएमए गए तो उसके बाद तो आईएमए से तो फिर कमीशन ऑफिसर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरे को पंजाब रेजिमेंट मिला। ओके। पैरा कमांडो मैंने ऑप्ट किया था, हमारे टाइम में पैरा कमांडो डायरेक्टली मिलता नहीं था। ठीक है। अच्छा। तो वो लेटर आप प्रोबेशन में जाकर ही ऑप्ट कर सकते थे। ओके। इवन सिंपल पैराशूट रेजिमेंट, अब तो सारा ही स्पेशल फोर्सेस हो गई। अच्छा। पहले पैरा बटालियंस होती थी और पैरा एसएफ अलग होती थी। ओके। तो 3 ही पैरा कमांडो बटालियन थी। अच्छा। 1, 9 और 10। ओके। और बाकी जो थी वो पैराशूट रेजिमेंट्स थी। अच्छा। बटालियंस उसकी। तो मैंने ऑप्ट किया था पैरा कमांडो के लिए, लेकिन मिली नहीं थी मुझे। और जबकि हमारे कमांडेंट चाहते थे कि मुझे पैराशूट मिल जाए, वो खुद पैराशूट रेजिमेंट के थे। अच्छा। 5 पैरा के थे, जनरल मैथ्यू थॉमस लेफ्टिनेंट जनरल। ओके। तो वो मुझे थोड़ा बहुत जानते थे टेनिस की वजह से। अच्छा। क्योंकि टेनिस और बॉक्सिंग की वजह से एक वहाँ पर आईएमए में इन्होंने बनाया था, उन्होंने एक ओलंपियन क्लब करके। ओके। कि जो एलिट स्पोर्ट्स पर्सन जो थे आईएमए के, वो उसके मेंबर थे। अच्छा। क्लब के। तो उसमें मैं कहता 6-7 लोग होंगे, तो मैं उनमें था। ओके। एलिट स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मैं 2 स्पोर्ट का टॉप लेवल का था। अच्छा। टेनिस और बॉक्सिंग। अच्छा। तो वो चाहते थे कि मुझे मिले, लेकिन पता नहीं कुछ तब नया सिस्टम इवॉल्व किया गया था, तो उनके एफर्ट के बावजूद भी मुझे मिल नहीं पाई पैरा से। हाँ मेरे को, और मैं पंजाब रेजिमेंट में गया। ओके। पंजाब रेजिमेंट का कुछ सर इंसिडेंट जो याद आ रहा हो आपको? पंजाब रेजिमेंट में नहीं, इंसिडेंट तो कितने ही होते हैं। अब जब मैं बटालियन में गया तो
उन दिनों क्या था, जनरल कृष्णा राव जब चीफ बने थे हमारे, आर्मी चीफ थे, तो जो गवर्नर रहे बहुत टाइम जम्मू कश्मीर के, ओके। तो कृष्णा राव साहब ने क्या किया था, एक बड़ा पॉलिसी चेंज किया था कि स्पोर्ट्स गेम्स जो थे वो तकरीबन रेजिमेंटल सेंटर्स के थ्रू कॉम्पीट किए जाने लगे, ना कि इंटर बटालियन लेवल पर। ओके। तो हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के टीम गेम जो थे वो तकरीबन सारे जो थे रेजिमेंटल सेंटर्स पे चले गए। अच्छा। अब उन्होंने देखा कि दो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें कि क्वांटम ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई, तो वो बटालियन से नहीं भेजे गए। तो बॉक्सिंग और एथलेटिक्स, ये दो चीज़ें ऐसी रखी गई, अच्छा, जो कि बटालियन लेवल पर ही थी। ओके। इवन क्रॉस सेंटर वो भी जो था, उनको सेंटर में जो टीम्स नहीं की गई थी। तो जब मैं पहुंचा तो बॉक्सिंग की रेटिंग बहुत, वैल्यू बहुत थी वहाँ बटालियन में, अक्रॉस द बोर्ड इंडियन आर्मी में, क्योंकि रेजिमेंटल सेंटर में तो कम लोग जाते हैं, बटालियन में ही ज़्यादा लोग रहेंगे ट्रूप। अच्छा। तो बॉक्सिंग पे बहुत ज़्यादा वेटेज थी, और मैं बॉक्सिंग वाला था। ओके। और बॉक्सिंग का समझ लीजिए कि थे हमारे ऑफिसर जानकार जितने थे, हमारे 14-15 ऑफिसर्स थे बटालियन में, उनमें लगभग मैं बेटर जानकार था बॉक्सिंग का। ओके। हाँ, तो मेरे को बड़ा फ्रीडम मिला। अच्छा। क्योंकि भाई अगर आप सबसे ज़्यादा जानकार हैं तो फिर ट्रेनिंग कराने की आपको फ्रीडम मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो वो मेरे को मिला था, और हमने काफ़ी बॉक्सर्स को बड़ा कई स्क्रैच से सिखाया मैंने। अच्छा। मतलब स्किपिंग करना भी नहीं जानते थे, बॉक्सर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। हाँ। ओके। हाँ, स्क्रैच से सिखा रहा, मैं बोल रहा हूँ, स्किपिंग करना भी नहीं जानते थे। अच्छा। स्किपिंग रोप भी नहीं होती थी। हमने जो आपको नायलॉन की कॉर्ड नहीं होती कपड़े सुखाने के लिए जो ले लेते हैं, उससे स्किपिंग, वो हमने लिया, उसको कट कर करके पीसेज, उसके एंड को ना वो मोमबत्ती से अच्छा, वो कर दिया जिससे कि वो खुले हाँ, नहीं। हाँ, उससे हमने कर करके स्किपिंग करना सिखाया लोगों को। अच्छा। इस तरह से देखिए, रिसोर्सेज बहुत कम होते थे तब, मतलब पैसा ऐसा बहुत कम होता था, और जो था जिस पे एक हमारा किट बैग होता है जिसमें हम अपना सामान वान डाल देते हैं, ग्रीन से उसका कैनवस का होता है। अच्छा। उसी में सैंड और डस्ट का मिक्सचर बनाकर उसी से हम बैग बना के टांग लेते थे, पंचिंग वगैरह उस पर ही क्या करते होते थे। प्रोफेशनल बैग नहीं होता था। नहीं, प्रोफेशनल बैग अब तो खैर होंगे, पर हमारे टाइम में फॉरगेट बटालियन के, इवन जैसे मेरे साथ में 1983 में मई जून तक मैं ट्रेनिंग कर रहा था टीम। तो हमारे साथ एक थे नायब सूबेदार धर्मचंद 3rd पैरा के, जो कि इसमें 82 एशियन गेम्स में वो सिल्वर मेडलिस्ट थे। ओके। वेल्टर वेट के 67 kg के। अच्छा। तो वो भी उसी बैग पे ट्रेन करते थे हमारे साथ, ओलंपिक और एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट। अच्छा। तो ऐसा ही था, सड़क पे ही सिटअप लगाते थे। रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा नहीं होते थे। अच्छा। और स्पेशल डाइट वगैरह आप सोचते हैं पता नहीं क्या खाते होंगे। तो कंपटीशन से 1 महीना पहले आधा लीटर दूध और 2 अंडा एडिशनल मिलते होते थे। जो मूवी में दिखता है, एक कोई रनर का मूवी है ना, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा, हाँ, वो ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, तो भाग मिल्खा तो हमसे भी पुराने जनरेशन वाला है। वो तो काफ़ी पुराने हमसे, वो तो 60s के हैं, EME में थे वो। तो तकरीबन वैसा सा, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, हाँ, बेटरमेंट हो गया होगा, बट मोर और लेस सिमिलर था। अच्छा। तो सर आप बता रहे हैं कि बॉक्सिंग और लॉन टेनिस, बाकी जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थे उसके कारण आप बाकी ऑफिसर्स के नज़र में थे, या फिर आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा था? बाकी जो लोग, बाकी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ओनली एकेडमिक्स के कारण आए होंगे, तो उन लोगों का कैसा क्या रहा? देखिए, नहीं, थोड़ा सा इससे मेरे को फ्रीडम मिल जाता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं करीब जून से सितंबर तक मैं अपनी बटालियन से बाहर ही रहा। ओके। मैं 20 पंजाब में कमीशन हुआ। तो जब तक हमारा इंटर बटालियन कंपटीशन जब हुआ, तो मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है, हमारा इंटर बटालियन कंपटीशन हुआ
तो वहाँ पर मैं उसमें जज था। अच्छा, उसमें रेफरिंग नहीं कर रहा था, जजिंग कर रहा था मैं उसमें, बॉक्सिंग के कंपटीशन में, ठीक है ना। पार्टिसिपेट नहीं होते, ऑफिसर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं टीम कैप्टन था और जजिंग कर रहा था। तो हमारे वहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो बड़े जानकार थे बॉक्सिंग के। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनली रेफरिंग जजिंग के क्वालिफाइड थे। ओके। हाँ, उनका नाम भी बताता हूँ आपको, जमील महमूद साहब। बाद में वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उनका एयर क्रैश में डेथ हो गई थी। और उनका बेटा अली आदिल मेरे से 6 महीने एनडीए का सीनियर है। आई थिंक वो ब्रिगेडियर रिटायर हुआ था, आर्मर्ड कोर में गया था, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में, घुड़सवारी वगैरह वाला था वो। तो वो जो थे, उन्होंने जजमेंट्स वगैरह देखे, तो उन्होंने मेरे ब्रिगेडियर साहब हमारे फौली थे गोवा के, नेवल फौले, तो उनको उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे को चाहिए टीम कैप्टन, ये समझदार है, बॉक्सिंग का अच्छा जानकार है। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने पर्सनली बोला, और फिर मैं जो था वहीं पे रहा। फिर मेरा यंग ऑफिसर्स कोर्स आना था अक्टूबर के बिगिनिंग में, तो मैं तब तक मैं बॉक्सिंग टीम ही ट्रेन कर रहा था, एक दूसरे बटालियन के साथ रहता था। और मैं रूम शेयर करता रहा। एक क्या कहते हैं, मेरे यहीं के हैं, मेरठ के ही थे, एक कैप्टन JS नेगी। ओके। तो कैप्टन नेगी, यही सामने स्कूल आपने देखा ना, सेंट जॉन्स, जो आपने टर्न किया होगा, तो उसके थे वो। ओके। मैं सेंट मेरीज का था, इधर वाला। अच्छा सर, तो आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वो स्कूल अभी भी है? हाँ, अभी है ना, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, इधर में है, यहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ में। ओके। हाँ, तो यहाँ से 400 मीटर्स होगा। ठीक है, ठीक है। और ये तो 100 मीटर्स है सेंट जॉन के। तो कैप्टन नेगी मेरे से सीनियर थे। मैं 61st एनडीए का हूँ, वो 58 के थे। ओके। तो मैं उनके रूम में ही रह रहा था। अच्छा। रूम शेयरिंग में। और लेटर ऑन 16 डोगरा में थे वो, और वो उसके बाद IMA के कमांडेंट रहे एज लेफ्टिनेंट जनरल। ओके। JS नेगी। हमने कोर्सेज वगैरह भी बीच में बात किए थे, हमारी अच्छी दोस्ती थी, मतलब मेरठ से ही जानता था उन्हें। हम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिलते थे। जब मैं टेनिस खेलता होता था, वो बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी NDA और IMA को स्क्वॉश में रिप्रेजेंट किया था। ओके। हाँ, तो वो रैकेट गेम वाले थे हमारे, तो उनके साथ मैं रहता रहा। तो ये जमील महमूद साहब ने मुझे रखा। तो बस मेरा यंग ऑफिसर्स कोर्स जब आ गया, तब मैं 20 पंजाब में वापस आया और फिर कोर्स करने चला गया। अच्छा। हाँ, तो बॉक्सिंग की वजह से काफ़ी ऐसा, बाद तक भी ऐसा एक्सपोजर मिलता रहा, और बहुत बॉक्सर से इंटरेक्शन रहा। मेरे को कई अर्जुन अवार्डी वगैरह मिले, जो बाहर से प्रोफेशनल बॉक्सर्स थे। हाँ, ओलंपियंस। हाँ। ओके। BS थापा 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में वो फर्स्ट राउंड में अनफॉर्चुनेटली हार गए थे जर्मन बॉक्सर से 3-2 के स्प्लिट डिसीजन पर। ओके। जो कि उस साल का गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा। तो इसमें नॉकआउट सिस्टम में हो गए, तो नहीं तो वो उनको मेडल पक्का मिलना था। ओके। वो अर्जुन अवार्डी थे गुरखा राइफल्स के। वो ऐसे ऐसे बहुत से बॉक्सर रहे, जैसे मैंने आपको धर्मचंद का बताया। अच्छा। हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके। तो मतलब NDA के थ्रू आप बॉक्सिंग भी एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, लॉन टेनिस भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए कि क्या लॉन टेनिस का मुझे खास एक्सपोजर मिला नहीं, प्रमोशन उसका था नहीं। अच्छा। और बॉक्सिंग के मैंने बताया बटालियन को बहुत इंटरेस्ट था उसमें, तो बॉक्सिंग की तरफ मैं ज़्यादा चलता रहा। हाँ। मच लेटर जब मेरी सर्विस करीब मैं 82 में कमीशन हुआ, मैं पहली बार जो था टेनिस का कंपटीशन जब मैं खेलने गया, वो था 1988। ओके। मैं फाजिलका में कमीशन हुआ, पंजाब के फाजिलका, शायद आपने नाम सुना। फिर उसके बाद मैं नौशेरा में चला गया था LOC पर। ओके। वहाँ पर उसके बाद मेरठ में यही मेरी बटालियन आई, काली पल्टन का मंदिर है जहाँ पे ये पूरे मॉडर्न मूवी का नहीं है, काली पल्टन जो है इसका नाम है, जहाँ पर अभी जो है जल चढ़ाने वाले जा रहे होंगे, शिव का बड़ा माना हुआ अमरनाथ का मंदिर है। हाँ, कांवड़ वाले। हाँ। तो वहाँ पे उसके पास में मेरी लोकेशन थी हमारी। तो मैं वहाँ जब आया, तब मेरे को पहली बार जो था मैं टेनिस जो था खेलने के लिए गया। अच्छा। और जब मैं गया तो फिर ब्रिगेड से डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ, डिवीज़न से फिर वेस्टर्न कमांड में हुआ, मैं वेस्टर्न कमांड का नंबर 1 था।
फिर वेस्टर्न कमांड से इंटर सर्विसेज कंपटीशन खेले हमने। तब मैं जो था 1988 में, उस साल में ओवरऑल कंबाइंड सर्विसेज टीम में नंबर 5 रैंक प्लेयर था। अच्छा अच्छा। तो फिर 89 जनवरी में मैंने सर्विसेज टीम को नेशनल में रिप्रेजेंट किया, और वो मेरा फर्स्ट ईयर एक्सपोजर था। अच्छा अच्छा। जबकि मेरी 6 साल सर्विस हो चुकी थी। ओके। तो लॉन टेनिस में ये? लॉन टेनिस में, हाँ। मैं प्लेयर था लॉन टेनिस का अच्छा ही, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। तो सर आप बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की तरह ही थे, कि तरह नहीं, एग्जैक्टली स्पोर्ट्समैन ही थे जो आर्मी में कमीशन्ड थे? कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं, पर मेरा ओरिएंटेशन खुद से ऐसा नहीं था। अच्छा। मतलब कई लोग जो हैं, जैसे वो स्पोर्ट्स कोटा टाइप और इस आउटलुक वाले रख के चलते हैं ना, मेरा एडमिशन भी कॉलेज में हो सकता था। ओके। स्पोर्ट्स के बेसिस पे मुझे आइडिया था कि अगर मैं एनडीए में नहीं जाता हूँ तो मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में जाऊँगा स्पोर्ट्स कोटा टेनिस के लिए। अच्छा। मिल जाएगा मेरे को एडमिशन। ओके। पर लेकिन वहाँ जाकर मैंने इंग्लिश ही अच्छे से करना था। ओनली इंग्लिश, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं? टेनिस भी करना था, लेकिन मैं ये कोई नहीं कह रहा था कि मेरे को ग्रेस चाहिए। अच्छा। एकेडमिक में सपोर्ट के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, कि कई बार होते हैं कि कॉलेज में एंट्री के लिए आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो। तो जनरली जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड लोग होते हैं वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो। जैसे मेरे साथ के, देखिए मेरे से 3 साल सीनियर था रोमियो जेम्स। ओके। रोमियो जेम्स जो थे वो अपने टाइम के वो ओटीए के थ्रू कमीशन भी हुए थे। ठीक है। एसी में गए थे, फिर उन्होंने फौज छोड़ दी बाद में, क्योंकि फौज में उनकी दाल उतनी गल नहीं रही थी। तो वो अपने टाइम के बेस्ट गोलकीपर थे वर्ल्ड के हॉकी में। ओके। और मेरे से 1 साल सीनियर था एमपी सिंह। एमपी सिंह, रोमियो तो मेरे से क्योंकि सीनियर थे उतना हम उनके साथ खेले नहीं हैं। एमपी और हम तो साथ ही, वो लाल कुर्ती में मैं रहता था, रास्ते में मिलते थे, स्टेडियम दौड़ने साथ जाते थे। एमपी इंडिया का कैप्टन रहा हॉकी में, वो राइट बैक था। उसके बाद फिर पंजाब वाला प्रगट सिंह आया था। अच्छा। तो रोमियो और एमपी जो थे, इनका पढ़ाई लिखाई का डिपार्टमेंट ओके लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई का डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक था। अच्छा अच्छा। मैं स्पोर्ट्स कोटे टाइप वाला, आउटलुक वाला नहीं था। अच्छा। स्पोर्ट्स पर्सन था। हाँ, लेकिन कोटा लेना नहीं चाह रहा था। लेने की ना कोई चाह थी। मैं एकेडमिकली भी पूरा कॉम्पिटेंट था। तभी मैंने अपना लेटर, जैसे हमारा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एग्जाम होता है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। अच्छा। हाँ, जब मेरा फर्स्ट चांस था तभी मैंने क्लियर किया एज कैप्टन ही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे एक सीनियर थर्ड चांस में अटेम्प्ट ले रहे थे। ओके। तो सर बाकी लोगों का क्या डे टू डे? आपका तो दिख रहा है कि आप स्पोर्ट्स में बिजी थे। हाँ, काफी। तो आपको भी ड्यूटी कुछ करना पड़ता था? प्रोफेशनल रूटीन तो काम पूरा करेंगे। तो क्या जनरल रूटीन होता था सबका? आप देखिए, रूटीन जो है हमारा वैरी कर जाता है। देखिए, पीस स्टेशन लाइफस्टाइल एक होता है और फील्ड स्टेशन का अलग होता है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि फील्ड स्टेशन हम वाला बात करते हैं, एलओसी वाली बात करते हैं, तो वो तो थोड़ा बेटर आपको मिलेगी। देखिए, मैं एलओसी में नौशेरा में गया, रजौरी सेक्टर में, तो ये है 1984। तो वहाँ पर जो थी, जैसे मैं एक पोस्ट पे था, अपना क्या कहते हैं, उस पोस्ट का नाम था ट्रिपल बम्प्स। अच्छा, ट्रिपल बम्प्स। अब ट्रिपल बम्प्स कैसे हुआ? जैसे हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनीज होती हैं, ठीक, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। तो मैं था चार्ली कंपनी में। ओके। तो चार्ली कंपनी का लोकेशन था 548। ओके। एक हाइट है, 548 हाइट है, उससे नाम है वो। अब उसमें कंपनी हेडक्वार्टर्स है, मेजर साहब हमारे कंपनी कमांडर वहाँ पर हैं। अब उसके आगे एक था 548 अल्फा, एक प्लेटून लोकेशन, और एक आपकी लोकेशन आई ट्रिपल बम्प्स। ओके। ट्रिपल बम्प्स में तीनों बम्प ऑक्यूपाइड थे। ओके। तो उसका ट्रिपल बम्प्स का मैं कमांडर रहा करीब 3-4 महीना। ऑक्यूपाइड थे मतलब कोई होल्डिंग ग्राउंड ना। अच्छा। मोर्चे खोद के रहते थे वहाँ पर, बंकर्स वगैरह में। ओके। हाँ, तो वहाँ पर था। तो आप देखिए, बम्प 1 में मेरे सूबेदार साहब रहते थे। अच्छा। बम्प 2 पर मैं था। बम्प 1 लेफ्ट में हो गया, बम्प 2 पे मैं हो गया सेंटर में, और बम्प 3 पर
एक हवलदार जो थे वो उसको कमांड कर रहे थे। ओके। और हम इतना थिन थे, मतलब लोग इतने कम थे कि वहाँ पर ये था, और हमारे सामने करीब 300-400 मीटर्स की दूरी पर लोन ट्री पोस्ट होती थी पाकिस्तान की। 300, ओनली 300 हाँ हाँ हाँ, दैट्स ऑल, विजिबल दिखते थे हमको। तो अब उसमें ये था कि कभी भी अटैक होके कैप्चर भी हो सकती है, तो हमें हर घंटे जो था फ़ोन करके बताना होता था कि हम ठीक ठाक हैं, कोई अटैक नहीं हुआ। तीनों पॉइंट्स को? तीनों पॉइंट को नहीं, बम्प 2 जहाँ पे मैं था उतना फ़ोन भी नहीं है। ओके। वो उनसे हम फ़ोन इंटरनल कनेक्टेड हैं, लेकिन ये फ़ोन जो बटन एक्सचेंज में जो जा रहा है, नॉर्मल फ़ोन नहीं, मोबाइल नहीं, ऐसे घुमा के बैटरी वाला फ़ोन। अच्छा अच्छा, ठीक है। कब की बात है सर? ये बात बता रहा हूँ 1984। ओके। हाँ, मोबाइल तो बहुत बाद में। अच्छा। तो अब मेरे को हर घंटा रिपोर्ट देना है कि मैं जिंदा हूँ, अच्छा। हमला नहीं हुआ हम पर। तो ये हम ड्यूटी शेयर करता था, मैं और मेरे साथ एक था नायक, क्योंकि हवलदार तक तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो उसके बाद मेरे बाद नेक्स्ट जूनियर मोस्ट था नायक नसीब सिंह। अच्छा। वो बाद में ऑनरी कैप्टन बने 20 पंजाब में, और वो भी बहुत अच्छा एथलीट था। अच्छा। वो सर्विसेज लेवल का हैमर थ्रोअर था। हैमर ये अच्छा, रोटेट करके फेंकने वाला। ओके। तो वो और मैं जो थे, टेलीफोन की ड्यूटी हम शेयर करते थे जगकर, ओके, इन्फॉर्म करने की। तो ये इस तरह का रूटीन कब तक चला, कितने दिन, कितने साल ये तक? रूटीन मैं वहाँ पर रहा, मैं 3 साल करीब रहा वहाँ पर नौशेरा में। हाँ, 1982 में आप कमीशन हुए? 1982 में मैं कमीशन हुआ फाजिलका में। फाजिलका से फिर यंग ऑफिसर्स कोर्स वगैरह करने चले गए, वो 4-5 महीने लग जाते हैं। कमांडो कोर्स वोर्स ये सब पर करा लिया। ठीक है। उसके बाद 1984 में मैं गया था नौशेरा में, मैं डिप्लॉयड हुआ था, मेरी बटालियन थी LOC पर। वहाँ से फिर हम वहाँ से निकल कर आए 87 में, 87 करीब सितंबर अक्टूबर वगैरह में, वहाँ से 3.5 साल। हाँ, तो वहाँ पे मैं था, ये जो मैंने आपको बताया। अच्छा। फिर मेरठ में आया, मेरठ से मैं टेनिस खेलने गया 88 में। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि मेरठ, आपने बहुत किसी इंटरव्यू में ही आप बता रहे थे कि मेरठ की पोस्टिंग की बड़ी अच्छी स्टोरी है, कि आपने बिल्कुल फ्रैंकली कुछ, क्या स्टोरी, क्या इंसिडेंट था सर वो? पोस्टिंग वहाँ से इधर मेरठ कैसे आपने पोस्टिंग करवाया? अच्छा, वो मच लेटर इन लाइफ है। अच्छा, वो तो मच, मेरा क्या हुआ था, ये तो रूटीन में पोस्टिंग बटालियन ही आई थी। ओके, मेरठ। हाँ। अच्छा। मैं जब बटालियन कमांड कर रहा था, तो मैं कमांडिंग ऑफिसर था इसमें, क्या कहते हैं, बठिंडा में। अच्छा, बठिंडा सुना नाम अपने? हाँ, पंजाब में सुना है। हाँ। तो वहाँ पे मेरी बटालियन थी, और मेरी पोस्टिंग आई थी बेलगाम में, इन्फेंट्री स्कूल में। ओके। बेलगांव शायद उधर महाराष्ट्र? बेलगाम आप जो है महाराष्ट्र भी तकरीबन समझ सकते हैं, मराठी बोलने वाले हैं, लेकिन पार्ट है कर्नाटका का बेलगाम। ओके, अच्छा। ठीक, हमारा कमांडो स्कूल वगैरह वहीं पर है। अब बेलगांव में शायद एयरफोर्स का कुछ हेडक्वार्टर वगैरह है? नहीं, बेलगाम में एयरफोर्स का नहीं है, हमारा इन्फेंट्री स्कूल है, कमांडो स्कूल वहाँ पर है। ओके, ठीक है। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग आई थी। अच्छा। उधर जाने की एज इंस्ट्रक्टर पर, लेकिन तब मेरे फादर जो थे उनको पैरालिसिस था, और मैं अकेले ही लड़का हूँ, तो उनको अटेंशन की वो थी। अच्छा, जरूरत थी। हाँ, तब मैंने जो था आर्मी हेडक्वार्टर में चिट्ठी लिखा था कि मेरा ऐसा है, मैंने कभी भी जहाँ भी पोस्टिंग भेजते रही सरकार में चला गया हूँ। हाँ। अभी मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं मेरठ जाना चाहता हूँ। ओके। तब मेरी मेरठ तब पोस्टिंग हुई थी, तब मैं मेरठ पोस्टिंग फिर आया हूँ, ये होगा 2004 के जनवरी फरवरी, मच लेटर इन लाइफ। अच्छा। हाँ, पहले तो आया था 1987 में। ओके। तो इसके बाद सर LOC से हम, और LOC में जब 3-4 साल के लिए आप उधर पोस्टेड हुए, तो ये स्पोर्ट्स का कैसा रहा फिर? वहाँ पर बस वहाँ तो क्रॉस कंट्री, बस। अच्छा, क्रॉस कंट्री कंपटीशन मैंने किया, क्रॉस कंट्री किया, बास्केटबॉल खेला। अच्छा, वहाँ फिर बास्केटबॉल खेलने लगे? बास्केटबॉल खेलता था मैं, हाँ। अच्छा। मैं कोई खास खिलाड़ी बास्केटबॉल का नहीं हूँ, पर क्योंकि मेरी हाइट है और स्टेमिना है तो टीम, अच्छा, हाँ, मेरे को अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। खेला तो मैं वो हॉकी भी खेला हूँ मैं अपनी टीम से, वॉलीबॉल भी खेला हूँ। अच्छा। हाँ, पर मैं इनका कोई खास
अच्छा। प्लेयर नहीं था इन चीज़ों का। ओके। मेरे स्पोर्ट अच्छे जो है वो बॉक्सिंग और टेनिस ही और हैं। बॉक्सिंग। हाँ, मेरे अच्छे स्पोर्ट जो है। ओके, तो उसमें वहाँ 3-4 साल के लिए बिल्कुल आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला होगा, यही बता रहे हैं? हाँ, टेनिस नहीं, टेनिस भी नहीं और बॉक्सिंग भी नहीं। बॉक्सिंग कराते थे बिल्कुल। वो हाँ, LOC में भी? हाँ, LOC में नीचे आके बेस में बॉक्सिंग कंपटीशन होता था। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, फिर 1987 के बाद मेरठ आ गए। मेरठ में कुछ इंसिडेंट तो मैंने आपको ये टेनिस का ही बताया। हाँ हाँ। और तो इंसिडेंट क्या हुआ कि उस टाइम में मेरा एंगेजमेंट हुआ। हाँ। तो फिर जो था, सर थोड़ा सा बैक से बताइए, क्योंकि बच्चे जो भी NDA में जाने वाले हैं ना, हाँ। उनको लगता है कि हम मेरी दोस्ती ऑपोजिट जेंडर से नहीं होगी। बहुत क्योंकि लड़के हैं वहाँ, अब तो आ गया है। आप अपने बारे में बताइए कि मैम से कैसे मिले, अगर बताना चाहते हैं। नहीं, मेरा कुछ नहीं, प्योरली अरेंज मैरिज। मेरे को पास कोई टाइम नहीं था कोई, हाँ, वो गर्लफ्रेंड घूमने फिरने वाला नो टाइम। मैं तो बता रहा हूँ, मैं बटालियन से बाहर भी बहुत कम जाता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि और सर जैसे टाइम उसमें ही स्पोर्ट और उसमें ही लगा, जवानों के साथ इतना निकालते थे। हाँ, उधर ही अच्छा लगता था वो। एक्चुअली बिजी थक वका जाते थे तो फिर टाइम बचता कहाँ था। अच्छा सर, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं कई बार वो उनकी आजकल जो अभी का समय है जो स्टूडेंट्स की गर्लफ्रेंड नहीं होती है, तो वो कुछ इन्फीरियर अपने आप को समझते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उनके लिए कुछ सर कि क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए? नहीं, मैं कुछ खाली ओल्डर हूँ। मैं माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये तो मैं क्या आपको बता सकता हूँ, पर होना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई ऐसी उसमें बुरी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि अब मैं अपना पर्टिकुलर केस कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम रहा नहीं। हाँ। क्योंकि बाकी चीज़ों में इतना लगे रहते थे, उसमें एंटरटेनमेंट पूरा था, तो गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो कुछ जो बच्चे होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोस्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, और बाकी लोग इन्फीरियर फील कर रहे होते हैं, या फिर वो अपने आप को कुछ थोड़े तरीके से ले रहे होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं? इन्फीरियर का तो सवाल मैं साइकोलॉजी का मैं क्या कह सकता हूँ, शायद करते हो फील हमारे साथ वाले, जो मुझे कोई ध्यान नहीं, मेरे दोस्तों में भी किसी की कोई ऐसी रही हो या होगी, तो कुछ मतलब ये बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, मतलब मेरे लिए तो बिग डील थी नहीं, कोई इशू नहीं था। मतलब जो अब आपने ये सवाल डाला है तो मैं सोचने लग रहा हूँ कि ये क्योंकि इशू आया नहीं कुछ ऐसा लग। ओके ठीक है। तो मेरठ के बाद फिर कहाँ पोस्टिंग हुई सर? मेरठ के बाद मेरी बहुत अच्छी पोस्टिंग हुई, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर गया। ओके, यहाँ कितने साल थे 1987 के बाद? मैं 1987 टू 89 रहा। अच्छा। तो थोड़ा टाइम रहा, साल 1.5 साल रहा, जिसमें कि मैं सर्विसेज टेनिस खेलने में मेरे 2-3 महीने लगे, और फिर सर्विसेज टीम की ट्रेनिंग में 1-1.5 महीना मेरा दिल्ली में पालम ग्राउंड में हम ट्रेनिंग करते थे। Okay. हाँ, तो वंस अगेन मैं बटालियन से आउट हो गया। अच्छा। जैसे मैंने शुरू में बताया 83 में मैं 4-5 महीने जो था बटालियन से आउट, क्या कहते हैं, नेगी के साथ जो था उसके कमरे में रह रहा था। 16 डोगरा में 20 पंजाब से आउट था, तो यहाँ पर भी मैं पालम ग्राउंड पहुँच गया सर्विसेज टीम में। ओके। तो इस तरह से रहे, तो मैं यहाँ से जून 89 में चला गया पोस्टिंग एनडीए में इंस्ट्रक्टर। उससे पहले जो था तुगलकाबाद एक फील्ड फायरिंग रेंजेस है, वहाँ पर जो था मोटर कंपटीशन में मेरी बटालियन जो थी मेरे टाइम में शायद हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट आई थी। जब मैं टीम कैप्टन था। अच्छा। तो हम तुगलकाबाद रेंजेस में गए थे हम शूटिंग के लिए, तो वहाँ हम जीते थे। बस वो कंपटीशन वगैरह ख़त्म हुआ, प्राइज वाइज मिले थे, आए थे, कुछ सेटल हुए, और मेरा एंगेजमेंट हुआ था मार्च में, और जून में मैं अच्छा एनडीए पोस्ट 89 में 89 जून में। ओके। तो सर इंस्ट्रक्टर, एनडीए इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता रहता होगा उस समय? बस रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपको बटालियन में कमांडिंग ऑफिसर और अप द चेन जो है उन्होंने पाया हो कि ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। अच्छा। तो ये कर रैंडमली सेलेक्ट होता है या फिर पहले से लोग प्रिपेयर करें? इसके लिए आप तैयार नहीं कर सकते। अच्छा। दिस इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ओवरऑल। हाँ, अपने आप जज होता है।
हाँ, तो जज अपने आप नहीं जज करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो था मेरी अच्छा। पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे। ओके। हाँ, तो तब समझा जाता था कि जो एनडीए में इंस्ट्रक्टर आए हैं कैप्टन, यही फ्यूचर जनरल वगैरह बनने वाले हैं। ओके। तो उनमें मैं भी था। इंस्ट्रक्टर का क्या जॉब होता है, एनडीए इंस्ट्रक्टर का? एनडीए इंस्ट्रक्टर का जॉब है कैडेट्स की ट्रेनिंग में मेन एट द टीथ ट्रेनिंग कराने वाला। अच्छा। जैसे मैंने बताया ना, मेरे को कैप्टन सुरेंद्र पॉल थे, उन्होंने बोला कि तुम क्या लड़कियों वाला गेम खेलते हो। ओके। तो अब मैं उस रोल में खुद पहुंच गया था कि कौन क्या करेंगे या फिर उनको गाइड करना। ओके, तो ठीक है। हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते भी हैं। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ाया सर वहाँ, कुछ पढ़ाया? सर्विस सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। जैसे मैप रीडिंग होता है, टैक्टिक्स होती है, सर्विस रिलेटेड, मतलब एकेडमिक्स नहीं। अच्छा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ्स नहीं। अच्छा। सर्विस रिलेटेड। ओ, ये सब्जेक्ट ही है अपने आप में? हाँ, सर्विस सब्जेक्ट्स। ओके। इवन सर्विस राइटिंग। ओके। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर। तो मैं ये अच्छा। अब वो कितने साल तक चला? 2 साल था वहाँ। 2 साल। ओके। उसके बाद सर? एनडीए के टेन्योर के बाद मेरी बटालियन जो थी मेरठ से गई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से हम इंडक्ट हो गए नॉर्थ नागालैंड में। अच्छा। ऑपरेशन बजरंग में हम असम में इन्वॉल्व रहे थे। तब उल्फा वगैरह की इंसर्जेंसी के अगेंस्ट बड़ा ऑपरेशन तब किए गए थे। तो वहाँ से फिर ये था कि NSCN-IM एक ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप। ओके। जो कि नागालैंड में एक्टिव है। तो हमारी बटालियन फिर वहाँ इंडक्ट हो गई थी। नॉर्थ नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट है। ओके। तो जब मेरा एनडीए का टेन्योर ख़त्म हुआ तो मैं उसके बाद मॉन डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ नागालैंड में पहुँचा। ओके। एज कंपनी कमांडर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर मैं रहा, करीब 1 साल में रहा। एक पोस्ट थी शिंगा चिंगन्यू करके, उसका मैं पोस्ट कमांडर रहा। वो ऐसा था कि कोनियक ट्राइब है वहाँ पर और टफ टेरेन है, पैदल बहुत चलना पड़ता है। तो मेरे बटालियन हेडक्वार्टर से जो थी मेरी पोस्ट जो थी वो स्टैंडर्ड वॉकिंग में अगर आप लें तो 8 घंटा लगता था। रेगुलर जाना होता था? हाँ। रोज? नहीं, रोज नहीं, रोज कौन चलेगा 8 घंटा। कितना? पर अगर आपने चल के जाना है तो आपको एक स्ट्रेच में 8 आवर्स कंटिन्यूस वॉक से आप शिंगा चिंगन्यू पहुँचेंगे। अच्छा। और हमारे पास में जो पोस्ट थी वो डिस्टेंसेस ऐसे थे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जो मेरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती थी। म्यांमार बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ था, उसको टच करने जाना हो, बहुत वर्जिन फॉरेस्ट है, बहुत थिक जंगल्स, तो वो भी 2-2.5 घंटा वगैरह लगता था। ओके। हाँ, मेरे पास में एक लुमला पोस्ट थी असम राइफल की। वो उसमें बॉर्डर पिलर उनके पोस्ट के अंदर ही था। अच्छा, असम राइफल्स का? असम राइफल की पोस्ट। हाँ, मतलब म्यांमार का पार्ट भी थोड़ा सा उनके पोस्ट में था और थोड़ा उसमें भी था। अच्छा। तो वहाँ तक हम रेगुलर जाते रहते थे। तो ये है, वो करीब 2.5 घंटा दूर थे मेरे से। अच्छा। ये वहाँ कब तक पोस्टेड रहे? मैं वहाँ रहा करीब 1 साल ही। ओके। बस। कौन सी ईयर की बात है? ये बात है 89 to 91 हो गया मेरा एनडीए टेन्योर। 91 में उधर मैं पहुंचा, अपना मैंने जूनियर कमांड कोर्स किया। उसके बाद मॉन में पहुंचा मैं शिंगा चिंगन्यू, और वहाँ पे मैं करीब 1 साल रहा। अच्छा। और वहाँ से हमने ये जो मैंने बताया ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैंने वहाँ से पास किया। अच्छा। असम से? मॉन से। अच्छा। शिंगा चिंगन्यू पोस्ट से, जहाँ पर लोग जो हैं वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह आपको मिलना चाहिए। जो पास करने वाले होते हैं वो तो पुणे, सदर्न कमांड हेडक्वार्टर या दिल्ली, इनको एडवांटेज होती है। अच्छा। तो मैं तो एयर मेंटेन्ड पोस्ट में था, खाना हमारा हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होता था। अच्छा। और मेरे पास जनरेटर भी बहुत बाद में आया था, पहले पेट्रोमैक्स वगैरह था। अच्छा। पेट्रोमैक्स है ना, लाइट पावर तो था ही नहीं। हाँ। तो जनरेटर भी जब आ गया था तो 3-4 घंटे हम ज़्यादा लाइट जला सकते थे। अच्छा। तो उस जगह मेरे पास न्यूज़पेपर पहुंचता था 6 दिन बाद। अच्छा। ठीक है ना। तो वहाँ से तब पर, लेकिन रेडियो में बीबीसी और ये अब तो वो प्रोग्राम वगैरह में स्पॉटलाइट एक प्रोग्राम होता था, रात के 9 बजे आता था। ओके। उसमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट डिस्कस की जाती थी
BBC के कुछ वो Experts होते थे, हैं। ये प्रोग्राम्स हम सुनते वगैरह थे। अच्छा अच्छा। और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बाकी चीज़ें जो कुछ थी मैंने वहीं पे एयर मेंटेनेंस पोस्ट में पढ़ाई वढ़ाई करके वहाँ से मैंने दिल्ली में आके मैंने एग्ज़ाम लिखा था। अच्छा। तो मैं वो पास हो गया था एग्ज़ाम अपना। ओके। फिर मैं वेलिंगटन पहुँच गया ये कोर्स करने के लिए। वेलिंगटन, ओके। वेलिंगटन है ये अपना क्या कहते हैं तमिलनाडु में। अच्छा। इस प्रेस्टिजियस वो, इसमें ट्राई सर्विसेज जैसे NDA में तीनों सर्विस वाले रहते हैं ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों, तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में भी तीनों। ओके। हाँ, तो वहाँ पर जैसे नेवी वाले हमसे सीनियर थे काफ़ी, तो वहाँ पर जैसे नेवी के चीफ रहे, अगर आपने नाम फॉलो किया हो तो KB सिंह नेवी के चीफ थे। तो ये मेरे दोस्त बन गए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो इनका छोटा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कोर्समेट है इंडिया स्क्वाड्रन का, ये हंटर स्क्वाड्रन के हैं। तो स्टाफ कॉलेज कोर्स मैंने इनके साथ किया था। अच्छा। क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट वाला था, तो मैं वन ऑफ द जूनियर मोस्ट था। अच्छा। और ये लोग सीनियर मोस्ट वाले थे ओके। कोर्स करने में ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, तो उसमें वो आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो सर इंसर्जेंसी को डील करने के लिए आप लोग इधर असम की तरफ पोस्टेड हुए? मैं हाँ NSCN IM मॉन डिस्ट्रिक्ट में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए 1 साल में था। ठीक है। हाँ। तो वहाँ का क्या डेली रूटीन होता था? वहाँ पर डेली रूटीन मेरे हाथ में है पूरा ना। अच्छा। कंपनी कमांडर हूँ, एयर मेंटेन कमांडिंग ऑफिसर की कमांड मेरे से जो है वो दिन में शाम को क्या 4 या 4:30 बजे वो रिपोर्ट लेते थे, तो समझ लीजिए 5 मिनट के लिए उनकी कमांड है। अच्छा। बाकी एयर मेंटेन है मेरी कमांड है पूरी। तो जनरल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर्स या फिर जो भी आपके साथ थे उन लोगों का क्या डेली शेड्यूल? मैं वहाँ पे ऑफिसर तकरीबन अकेला ही था। कभी कभी एक आध बार मेरे पास कंपनी 2IC रहे। अच्छा। थोड़े थोड़े दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए, ज़्यादा कोई लॉन्गर ड्यूरेशन की नहीं रहा, क्योंकि मेरी पोस्ट रोड से मैं बता रहा हूँ सबसे फर्देस्ट थी, दूर थी। तो जो कमांडिंग ऑफिसर से मतलब जिनकी बैड बुक्स में वर्स्ट हो तो वो सबसे दूर रहते थे, तो मैं उनमें था। अच्छा। तो जूनियर ऑफिसर्स भी जो थे वो मेरे साथ जनरली भेजते नहीं थे कि बिगाड़ देगा उनको भी। ठीक है ना? तो बिगाड़ किस सेंस में देगा सर? क्योंकि क्वेश्चनिंग की अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जब से मैं मेजर बना मुझे खुद पता नहीं था, पर वो डॉक्टर्स वगैरह जो हैं जो कमांडिंग ऑफिसर के क्लोज रहते थे, वो कहते थे कि सर आप जूनियर मोस्ट तो हो मेजर्स में, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर डरता सबसे ज़्यादा आपसे ही है। तो अब मैं वो क्यों नहीं जाऊंगा कि क्यों वजह है। अच्छा। क्योंकि मैं असूलों पे थोड़ा तगड़ा हूँ। तो और मतलब कोई ऐसी विम्स एंड फैंसीज के ऑर्डर्स मेरे से अच्छा का काम करवाना जो है वो समझ नामुमकिन नहीं समझिए आप। हाँ, कि ऑर्डर आया है तो जरूरी नहीं है कि हाँ आंख बंद करके अगर वो सही होगा तभी। अगर ऑर्डर ऐसे ही दे दिया गया ना कि कमांडिंग ऑफिसर साहब चाहते हैं, चाहने को तो आप बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ चाहते होंगे, ठीक है ना, यहाँ काम। अच्छा, तो वैसा ही आपके साथ जो लोग आते थे हो सकता है उसका भी माइंडसेट वैसा ही हो जाए, तो इसलिए आप हाँ इस वजह से वो सोचते थे कि इसके पास ना ही भेजा जाए। तो ठीक है, ठीक है ना। तो बाकी उन्हें पता था कि ये फिजिकल कॉम्पिटेंस, एकेडमिक कॉम्पिटेंस ये मेरी वेल नोन थी। अच्छा। उसमें कोई नहीं, तो कहीं मुश्किल के जब काम पढ़ते थे तो फिर आपको ही मेरे याद आती थी। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो सर अब वेलिंगटन में थोड़ा सा क्या पढ़ाई, क्या कोर्सेस में क्या रहता है, मतलब थोड़ा सा? वेलिंगटन देखिए ये 1 साल का कोर्स है, और आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन जो सीनियर पोजीशंस में जाने वाले हैं, प्रोफेशनली करियर में अच्छा करने वाले हैं, वो उनको ये कोर्स करना चाहिए। ओके, ठीक। एयरफोर्स के फ्लायर्स के लिए तो उतना नहीं बोलूँगा, वो उतना वेटेज नहीं देते, पर तकरीबन वो भी करते हैं। ओके। जो सीनियर पोजीशन में जाने के एस्पिरेंट होते हैं। जनरली कितने होते हैं एवरी ईयर, कितने लोग कोर्स करते हैं? फिगर मुझे अभी रैंडमली ध्यान नहीं आ रही है। 1000 के अराउंड, 1500? नो, उससे भी कम? मच लेसर। ओके, ठीक है। तो 300-400 हम जनरली 300-400 भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, अभी फिगर एकदम ध्यान नहीं आ रही। इट वुड बी आर्मी वाले भी जो हैं
वुड बी आई थिंक 100 या उसके आसपास ही होंगे बस। ओके, हाँ, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से ही तीनों के हैं। तीनों के ही हैं। हाँ हाँ, ओके। तीनों, हाँ हाँ, ठीक अच्छा। है। तो वहाँ पर जॉइंट ट्रेनिंग उनकी होती है। तो वहाँ भी मेरा रोल जो था वो टेनिस प्लेयर वाला ही था ज़्यादा। अच्छा, बाकी तो कोर्स तो हम अपना कर ही रहे हैं सब। तो कोर्स एग्जैक्टली होता क्या क्या अच्छा, होता ओके। है? हाँ। इस कोर्स में आपको जो है स्टाफ वर्क करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका नाम ही डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है। ओके। तो क्या होती हैं, हमारे कुछ अपॉइंटमेंट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री बटालियन से ऊपर निकल जाएं आप, तो फिर एक ब्रिगेडियर साहब की कमांड होगी। तो ब्रिगेडियर साहब जब कमांड करेंगे तो उनके नीचे 3 या 4 बटालियन होंगी, नॉर्मली स्टैंडर्ड 3 बटालियन होंगी। तो उनको कमांड करने के लिए जो है उनके पास एक ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस का हेड होता है। ओके। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या कहते हैं, क्यू ब्रांच को क्या बोलेंगे, जो कि खाना, राशन, क्लोथिंग, इन सबको कंट्रोल करने वाला जो होगा। तो ये 2 उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा। और इसी तरह से फिर डिविजनल हेडक्वार्टर में आ जाएंगे स्टाफ ऑफिसर। ऐसे ही ऊपर चलता रहता है। आर्मी हेडक्वार्टर में भी स्टाफ ऑफिसर होंगे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक जो है ना, चीफ के। तो उसकी ट्रेनिंग जो है प्राइमरीली दी जाती है स्टाफ की। अच्छा। तो वो करने के बाद में फिर मेरा पोस्टिंग आया। 1 साल में बटालियन पठानकोट रहा था, और फिर मेरी पोस्टिंग आई विच वॉज वन ऑफ माई बेस्ट पोस्टिंग्स इन लाइफ और मोस्ट एजुकेटिव। वो थी एज हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस इन कोहिमा इन नागालैंड। ओके। तो मैं नॉर्थ नागालैंड में कंपनी कमांडर था, पैदल चलने वाला। अब मैं साउथ नागालैंड में जो था स्टाफ ऑफिसर था। यहाँ पे हमारे 4 बटालियन थी, उनके ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस का पूरा कंट्रोल करना। वहाँ भी कुछ चैलेंजेस थे क्या? बहुत चैलेंजेस थे। बहुत चैलेंजेस इंसर्जेंसी से रिलेटेड चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। मैं जब वहाँ पर पोस्टिंग गया हूँ, मैं पोस्टिंग पहुँचा हूँ मई में, उधर मई 95 में। ओके। मार्च 95 में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था कोहिमा में। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, क्योंकि मैंने निकाली नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही गुजरा हुआ हूँ, शायद निकल जाएगी, आजकल तो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पर एक बटालियन थी, वो वहाँ से इंडक्ट हो रही थी कोहिमा शहर के थ्रू पेरनी थोड़ी वोखा साइड की जा रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पर उनका एक ट्रक का टायर बस्ट हो गया, रैंडम बस्ट हो गया। ओके। अब उन्होंने सोचा कि ये टेररिस्ट ने फायर किया है उनके ऊपर। अच्छा। ओके। वो पैनिक कर गए और उन्होंने सारे वेपन्स खोल के फायरिंग कर दिया कोहिमा शहर में। अच्छा। उसमें 7-8 सिविलियंस की डेथ हो गई। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर तक से फायर कर दिया। अच्छा। हाँ, और ये संडे का दिन था। ये मतलब पता नहीं लगा उन लोगों को, मिसकम्युनिकेशन ही पता नहीं चला उनको। हाँ, कि क्या है, वो करने का अटैक हो गया तो क्या करेंगे, फायर करने लगे। अब दिख नहीं रहा कोई फायर कर रहा है ऐसे रैंडम। कंट्रोल कमांड कंट्रोल ख़राब हो गया। मतलब मोर देन करीब 50 गाड़ियाँ थी। अच्छा। तो उसमें कंट्रोल में किसी एक की टायर फटी थी? किसी एक की टायर था। अच्छा। फायरिंग करने लगे वो लोग। तो ये हुआ था वहाँ पर। तो ये इंसिडेंट शायद हुआ था जनवरी या फरवरी में हुआ था 95 के। और उससे बहुत रिजेंटमेंट था लोगों में, और क्योंकि उन्हें लगा था सिविलियंस आर्मी के खिलाफ। हाँ। ओके। तो उनको ये लगा था कि डिप्टी कमिश्नर ने भी ठीक ठाक काम नहीं किया। रेड्डी करके थे डिप्टी कमिश्नर साउथ वाले, उनका असैसिनेशन हुआ था मार्च में, वहीं कोहिमा में। मेरे जहाँ पे मेरा ऑफिस था उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। तब मैं वहाँ पर पोस्टिंग गया। हाँ। तो मतलब आर्मी के खिलाफ, डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ हो गए थे सिविलियंस? ओपिनियन थी, हाँ, काफ़ी। हाँ। ओके। तो अच्छा, वहाँ कितने साल तक रहे? 2 साल पूरा। आपका कैसा रहा, किस तरह से? वहाँ बहुत एजुकेटेड था, वो बहुत टफ टेन्योर था वो। वहाँ पे कोई मतलब कोई छुट्टी उट्टी का कोई मतलब नहीं है। कोई क्या दिन क्या रात ऑपरेशन चलते रहते हैं। अच्छा। मतलब मेरे पास ऑफिस जो था वो तो था ही था,
मेरे पास घर पे भी ऑफिस था। ओके। हाँ, मतलब पूरा ऑपरेट पर मतलब टेलीफोन भी, रेडियो भी, सब मैं रखता था। तो वहाँ आप फैमिली के साथ रहते थे या फैमिली के साथ? हाँ, तो वहाँ पर एक मैं बताता हूँ आपको, मुझे वो लगा कि कई बार ऐसी जगहों में फैमिली ना हो तो ठीक है, क्योंकि मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। ओके। और उनको करीब 1-2 साल लगे पूरा ठीक होने में। और मेजर चीज़ साइकोलॉजिकली थी कि पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा। मेरे को उसका सबसे ज़्यादा फीलिंग कब आया कि एक दिन क्या हुआ था, मैं ऑफिस गया हुआ था अपना, और वहाँ पे हम अक्सर सिविल में पहनते थे। अच्छा, पैंट शर्ट, हाँ, और यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे क्योंकि यूनिफॉर्म हो तो फिर पूरा प्रोटेक्शन वगैरह हो ना, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो हम रेंडमली सिविलियन की तरह मूव करते थे, काम अपना ऑफिस में करते थे। तो दैट वाज अ नॉर्मल थिंग। ओके। तो उस दिन कोई वजह थी, मैं यूनिफॉर्म में गया हुआ था, और वहाँ पर एक जो था, एक हमारे कंपनी कमांडर के ऊपर हमला हो गया था। मेजर सेखों करके थे, कर्नल सेखों। अच्छा। तो वहाँ पर अब फिर पूरा शहर क्लोज डाउन हो जाता है, कर्फ्यू कंडीशंस हो जाती हैं, और सारे स्कूल्स क्लोज डाउन हो गए, और सब बच्चों को बोलो भाई सब घर जाएं। आपके बटालियन जो पोस्टेड थे उन, अब तुम समझ नहीं पाओगे, उसको छोड़ते हैं। हाँ। एनीवे, तो कोहिमा शहर के अंदर जो है एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल इंजर्ड हुए, टेररिस्ट को कुछ नहीं हुआ। अब स्कूल्स वगैरह सब क्लोज डाउन हो गए, सब 6-7 किलोमीटर की जो एरिया में ही हैं चीज़ें ये। ओके। तो अब जो है मेरे को स्कूल के प्रिंसिपल का फ़ोन आया। अच्छा। बोला अभी आपका बेटा अकेला ही है जो यहाँ रह गया, बाकी तो सब बच्चे गए। अब मेरे को भी क्लोज डाउन करके जाना है घर। अच्छा। तो अब इसको लेने आओ आप। अब मैं यूनिफॉर्म में जा नहीं सकता, मेरे पास सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है। तो मेरे को अभी लगा मेरा बच्चे का, और मेरा बेटा है 95 में 91 बॉन्ड, तो ओके 4 इयर्स। ठीक है ना। तभी मेरा ब्रिगेडियर साहब का पर्सनल असिस्टेंट जो था वो सिविल ड्रेस में था। अच्छा। उसको मैंने बोला तुम जिप्सी तेरे पास एक है, ये लेके जा, वो उसको लेके आ जा। अच्छा। मेरे घर में उसको छोड़ दे। जब ही वो घर में वो पहुंच गया मेरा बेटा शिखर, तब मैंने मिसेस को बताया कि ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। वैसे वहाँ पर फायरिंग वगैरह सुन के शहर में पता चल जाता था उनको भी घर बैठे ही कि क्या हो रहा है, जब भी कुछ टेंस होता था माहौल। तब मेरे को लगा कि जो मेरे को डर महसूस कर रहा हूँ हेल्पलेसनेस का कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी मिसेस मेरे बारे में लगातार सोच रही है। लगा उनको रेगुलर लगता हाँ, था। मेरे से एक ने पूछा, मैं जाता था, मैं मेजर था, तो मैं जिप्सी खुद चलाता था। अच्छा। ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस होगा मेरा 2.5-3 किलोमीटर दूर होगा घर से, तो मैं जिप्सी चलाता था, और क्या कहते हैं पिस्टल भी मैं ही रखता था। अच्छा। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल छाबड़ा बैठ के जाते थे, वो वर्कशॉप वाले थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर वाले ना, गाड़ी रिपेयर वाले। हम साथ साथ जाते थे, उनका मेरे साथ में घर वालों के पास में, हाँ सेम जिप्सी में। तो मेरे को एक ने पूछा कि गाड़ी भी आप चलाते हो तो पिस्टल भी आप ही रखते हो, क्या सेंसिबल नहीं होगा कि कर्नल छाबड़ा पिस्टल चलाएं, या वो गाड़ी चला रहे हैं आप पिस्टल रख लो? लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा तू कर्नल छाबड़ा को जानता है? क्या लगा जानता हूँ। मैंने कहा देख, सबसे बड़ा वेपन मेरे पास एक्चुअली है जिप्सी। अगर मेरे पास कोई अटैक हुआ, पिस्टल से तो बहुत क्लोज रेंज में मार सकते हैं, मैंने जिप्सी मारनी है उसमें। ठीक है ना, इसलिए तो मैं जिप्सी चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये क्लियर हो गया कि जिप्सी मैं खुद क्यों चलाता हूँ। ठीक, क्योंकि मैं छाबड़ा का भरोसा नहीं कर सकता कि ये मार देगा उसमें टक्कर, मैं तो मारूँ भाई। और उसके बाद पिस्टल यूज करने का भी गुर्दा किस में है? बोलो सर ये तो आप में ही है। तो मैंने कहा भाई इसलिए मैं दोनों चीज खुद ही रखता हूँ, सारे इक्विपमेंट्स अपने हैं। इसलिए मैं ये मेरी चाह थी कि मैं ग्रेनेड भी रखूँ। ओके। क्योंकि ग्रेनेड इज अ वेरी यूजफुल वेपन। अच्छा। ठीक है ना, ग्रेनेड फेंक दो तो। पर लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं घर में ग्रेनेड रखूँगा तो बच्चा छोटा है, वो कभी ग्रेनेड घर में हो जाए, मैंने कहा यार ये और गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई ग्रेनेड नहीं रखते, पिस्टल के भरोसे चलते। और पर मेरा मेन वेपन ये था कि जिप्सी मारनी है। अच्छा। हाँ, अगर जहाँ से फायर वगैरह कुछ हुआ
अगर मेरे इमोबलाइज नहीं हो गई गाड़ी ओके। तो एक्सीलरेट करके मार देनी है। बहुत चैलेंजेस देखिए यहाँ बैठे हुए लगता है, अच्छा। जब वहाँ की लाइफ है तो फिर भाई देखिए है ही काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हो तो फिर यही होना है और क्या और है? कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ये तो आपके डेली उसमें हो रहा है ना ये चीज़ें। तो उसके बाद सर वहाँ 1 साल लगभग रहे। वहाँ पे कोहिमा का टेन्योर करने के बाद में मैं फिर बटालियन में वापस गया और मैं वापस बड़े टफ एरिया में गया। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली मुझे पीस में आना चाहिए था अच्छा। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से, पर मैंने ऑप्ट नहीं किया, मैं बटालियन में गया। मेरी बटालियन सुपर हाई एल्टीट्यूड में थी सिक्किम में। ओके। तो मैं वहाँ से स्नो बाउंड एरिया में चला गया। वहाँ भी फैमिली के साथ? वहाँ फैमिली नहीं था। अच्छा, क्योंकि आपको लेसन मिल गया था? नहीं, लेसन नहीं, वो फैमिली परमिटेड ही नहीं था वहाँ पर। अच्छा, था ही नहीं। ओके। ठीक है ना। तो मैं नॉर्थ सिक्किम में रहा, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, जहाँ का नाम वगैरह तो इतना सुना नहीं होगा। वहाँ क्या चैलेंजेस क्या था वहाँ कुछ, क्यों आप उधर देखिए posted? नॉर्थ सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया का सबसे बड़ा चैलेंज है जिंदा रहना। अच्छा। क्योंकि सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। रीजन फॉर योर पोस्टिंग वहाँ? रीज़न LAC गार्ड करना है। अच्छा, ओके। तो सिक्किम के LAC गार्ड कर रहे थे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं रहा। हमारी हाइट्स बटालियन हेडक्वार्टर ही 17,000 फीट पे था। और जो है ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है करीब 11,500-12,000। अच्छा। और आप लोग कितने? उसके 17,000। तो हम ग्रेटर हिमालयाज क्रॉस करके तिब्बत प्लेटो में जाते थे। फ्लैट टेरेन, ब्राउन, अच्छा। कोई घास भी नहीं, और बारिश पड़ती नहीं है वहाँ पड़ती बर्फ़ ही है, क्योंकि टेम्परेचर इज सो लो कि प्रेसिपिटेशन इज ओनली स्नो। तो बाहर भी निकलते हुए कुछ प्रोटेक्शन लगा? हाँ, प्रेसिपिटेशन इज ऑलवेज स्नो। अच्छा। और एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो इज नॉट देयर। एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो है ग्रेटर हिमालयाज में, ऊंची ऊंची बर्फ के ऐसे जमे हुए। तो यहाँ लेकिन तिब्बत प्लेटो में इट इज फ्लैट ब्राउन। ठीक, एल्टीट्यूड है लेकिन बहुत अंडुलेटिंग और फ्लैटिश एरिया है। ओके। और आसमान भी इतना तेज नीला दिखता है कि जो आप नॉर्मली दिखता नहीं पोल्यूशन वगैरह की वजह से, वहीं पे दिखता है। Okay. और अल्ट्रा वायलेट इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपको सनस्क्रीन वगैरह बहुत यूज करना पड़ता है एक्सपोजर के लिए। Okay. हाँ, नहीं तो पूरे यहाँ से तो हम सब जल जाते हैं। अच्छा। पर्टिकुलरली नीचे से रिफ्लेक्शन जो आता है। आसपास पेट्रोलिंग या फिर आसपास भी जाना पड़ता है आपको, या कैंप नहीं? हाँ, वो तो सब Okay. चीजें होती है वहाँ पे। अच्छा। LAC गार्डिंग के लिए ना पूरा Okay. वो करते हैं। तो जैसे यहाँ छाता लेके निकलते हैं या रेनकोट लेके निकलते हैं, आपको पूरा गार्ड लेके? पूरा बाल का स्नो कैप ये वो। हाँ, क्योंकि अगर जैसे बारिश पड़ती है तो केवल हमारा कपड़ा भीगेगा। वहाँ बारिश लेकिन है ही नहीं, वहाँ तो बर्फ ही है। बर्फ है तो फिर तो चोट बड़ा ही। और उसके वहाँ कितने साल तक रहे सर? मैं वहाँ पर रहा खाली बटालियन के साथ 1 साल। ओके। तो 96? ये बात हो गई आपका, हाँ 96। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग आ गई जलंधर में। मेरी बटालियन चेंज हो गई। अब मैं 2IC बनने वाला था, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट होने वाला था। तो बिफोर दैट ओनली मेरा प्लेसमेंट हो गया 20 पंजाब टू 23 पंजाब। ओके। हाँ, तो मैं जलंधर में आ गया। वहाँ क्या क्या? जलंधर में मैं करीब फिर वहाँ पे मैं 1.5 साल ही रहा बस। अच्छा। और उसके बाद में फिर हाई एल्टीट्यूड में आ गया। ओके। अब की बार आ गया अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा। जहाँ अगर आपने ये सुना हो, एक जगह थी यांगसे। ओके। जो न्यूज़ में थी, जहाँ पे चाइनीज जो थे 50 लोग वगैरह आ गए थे, लेकिन हमारे लोग अलर्ट थे, मार के उन्हें भगा दिया था। ओके। वो जो जगह जगह जाके गांव अपना बसा ले रहे थे वैसा कुछ? नहीं, वो दूसरी जगह है। अच्छा। वो 2 डिव के एरिया नहीं, ये 5 डिव का एरिया है। अच्छा। ये आपका तवांग से ऊपर जाकर है यांगसे। आप मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो मैं यांगसे का कमांडिंग ऑफिसर बना। तब वहाँ पर मैंने पहले 2IC था, लेफ्टिनेंट कर्नल, और फिर उसके बाद इन ड्यू कोर्स मैं वहाँ पर बटालियन कमांड की। तो वहाँ पर जो थे, आपको इंटरेस्टिंग बात आप चीज़ें लग, तो मैं गया वहाँ पर, तो उनके जो थे कमांडिंग ऑफिसर जो थे, उनकी बड़े एथलेटिक उसकी रेपुटेशन थी। अच्छा। कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाले और चलने वलने में बहुत तगड़े हैं। और जगह जगह पे उन्होंने लोगों लगा रखा था कि यहाँ से यहाँ जाने का ये रिकॉर्ड
इनका सीईओ साहब का है, तो उनका जो मेरा काउंटर पार्ट था लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने बोला हमारा तो सीईओ बहुत टफ है और बेटा। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारा सीईओ ऑर्डिनरी है, तुम पूरे के पूरे अनफिट हो, इसलिए तुम्हें ये ज़्यादा तगड़ा लगता है। अच्छा है नहीं कोई तगड़ा थोड़ा, ये कभी इसका मौका लगा मेरे साथ चलने का, मैं बताऊंगा तुम्हें फिटनेस क्या होती है। तो हमारा एक बार मौका लग गया। अच्छा। उसके साथ साथ जाने का। ओके। तो 5-6 घंटे की वॉक थी, मेरे से 2.5 घंटे पीछे आया यार उनका कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है ना। मैंने कहा इसके तुम रिकॉर्ड लगा रहे थे। ठीक है ना। यहाँ बॉक्सर, लॉन टेनिस, ठीक है ना। तो उनका जो था, उनका वो जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका वो ब्रदर एक करके जो है, वो मेरे साथ कमांडो कोर्स किया था उसने। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो आपका को ब्रदर जो है उसको जानते हो? कहना हाँ वो बहुत अच्छा एथलीट है। अच्छा। वो 1500-800 मीटर में मेडल उसने स्टेट के बहुत जीते हैं। ओके। मैंने कहा सर उससे चेक करना, वो मेरे साथ कमांडो कोर्स किया था, वो मेरे साथ कहाँ रहता था। ठीक है ना। हमारा स्पीड मारते थे, वो मेरे से बहुत पीछे रहता था। ठीक है ना। वो मेरे से कॉम्पीट करने की कोशिश करता था, अच्छा एथलीट था वो। ओके। लेकिन ही कुड नेवर कम्पीट। हाँ, आई वाज ऑलवेज बीटिंग यू। तो मैंने कहा था आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किसके साथ चल रहे हो अभी। तो काफ़ी मज़े भी आए हैं, चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस तो हम जो चीज़ें वहाँ पर उन्होंने डिफ़िकल्ट मान के चलते थे ना कि ये मुश्किल है, हमने उनको रूटीन कर दिया। ठीक है ना। कि मेरे ब्रिगेडियर साहब जो थे वो बोलते थे कि यार तुम ये जो है ना जल्दी 2 दिन में किया करो यार, उससे अच्छा। तुम्हारी बॉडी पे असर पड़ जाएगा। मैंने कहा कहाँ सर, एक बार में पहुँचते हैं तो ठीक रहता है। और वो शायद अभी भी आप कर देते हैं कि 1200 मीटर लगाना है, वहाँ 2400 मीटर तो शायद अभी 1 साल पहले कहीं वीडियो में बता रहे थे आप। हाँ, वो मुझे तब ध्यान आ गया था। हाँ। कि मैं गया था, क्या कहते हैं, इसी साल की तो बात है, तब मुझे याद आया था। हाँ। कि मैं गया वैंकूवर में, मेरा बेटा था। अच्छा। तो मेरी फ्लाइट थी करीब 16 घंटे की। ओके। 16 घंटे की फ्लाइट की। उसके बाद पहुँचे तो स्टिफ हो गए थे पूरी बॉडी बैठे बैठे ना। और फिर जो थे पहुँचे तो खाना वाना खाया मैंने बेटे से, मैंने चल यार टेनिस खेलने चलते हैं। तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ये यांगसे में जब मैं था तो हम सवेरे 4 बजे उठते थे, 4 घंटे की ड्राइव करते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे, फिर जाते थे शोचू, एक पोस्ट थी हमारी, उस पे चलने का लगता था वो 4 घंटा। 4 घंटे बाद लंच करते थे, फिर 2.5 घंटे यांग से पहुंचते थे पोस्ट में। अच्छा। और टाइमली पहुंच जाते थे, वहाँ वॉलीबॉल होती थी, वॉलीबॉल खेलना। चल के जाते थे? चल के। अच्छा। हाँ, सामान भी उठा के। अच्छा। और फिर वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देते थे वहाँ पर। और अपने बेटे को भी ले बेटा नहीं था, बेटा तो बहुत छोटा था। अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ वो जा नहीं सकते, इट इज नॉट परमिटेड इन दो एरिया, टू रिस्की। अच्छा। हाई एल्टीट्यूड में ना हमारा हेल्थ की सिकनेसेस वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो पल्मोनरी क्या कहते हैं, हैको 2 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा इज दैट कि एल्टीट्यूड की वजह से आपके लंग्स में पानी आ जाता है। और हैको मीन्स ब्रेन में आ जाता है, तो इसमें डेथ हो जाती है। ये तो मैंने उसका देखा था, हमने जो 8 महार बटालियन को हमने रिलीव किया था, उनके एक हवलदार को ये प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। तो वो इवैक्यूएट करने में हेजिटेट कर रहे थे, अब हेलीकॉप्टर आएगा वगैरह, ये उनके सिस्टम थे। वही मैंने बताया ना जो रिकॉर्ड होल्डर था। तो सर वापस आप, लेकिन मेरा जो मेरा अगर कोई केस हुआ तो मेरा एक हुआ था, इंजीनियर्स का ऑफिसर था, मेरा तो किसी जवान को नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो उसको जब ये प्रॉब्लम हुई, मैंने बोला हम हेलीकॉप्टर वगैरह का वेदर का कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे, रात में प्रेशर में डालो, उठा के लेके जाओ पूरा, चलो कोई नहीं होगा। अच्छा। तो हम रातों रात उसको इवैक्यूएट करके ले गए, पूरा उठा के ले गए। हेलीकॉप्टर का वेट नहीं करना, मेरा कोई भरोसा नहीं। हेलीकॉप्टर वेदर हो ना हो वो बंदा बचेगा, आपके साथ वाला की जान जा रही है यार, तुम वेट कर रहे हो भाई। ये एटीट्यूड मतलब मेरे से डिफरेंट बटालियन का ये था, मेरा एटीट्यूड ये नहीं था। तो सर हम लोग अभी 1997 के आसपास आ गए थे कि वापस फिर से हाई एल्टीट्यूड पे आ गए। करेक्ट। फिर उसके बाद
कहाँ? ये हुआ, देखिए हम आ गए मैं पहुंचा हूँ 2000 में, पहुंचा इधर जलंधर से अरुणाचल प्रदेश में, यांग से। अच्छा। और 2001 में मैं कमांडिंग ऑफिसर बन गया। अच्छा। वहीं पे यांग से मैं सीओ रहा। फिर उसके बाद कुछ एक रूपा एरिया है, वहाँ पर कुछ टाइम रहा। वहाँ पे कुछ टाइम हम छबवा में डिप्लॉय हुए। फिर गोलपाड़ा में असम में इलेक्शंस के लिए बीच में डिप्लॉय हुए। 15 अगस्त के लिए, इलेक्शंस के लिए, ये हमने डिप्लॉयमेंट्स किए। और फिर जो था, मैं वहाँ से 2003 में आ गया बठिंडा। ओके। बठिंडा में कुछ? बठिंडा में क्या बोलेंगे, नहीं, बठिंडा में ये था, ट्रूप डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। हमारे जनरल साहब ने ना, पता नहीं उन्होंने कारगिल में वो डिवीजनल कमांडर थे। अच्छा। कारगिल की लड़ाई जीतने वाले डिवीजन कमांडर थे, तो उनका नाम काफ़ी था। ओके। जनरल पुरी। पर जनरल पुरी जो थे वो बठिंडा को भी ऐसे सोचते थे कि यह कारगिल ही है, हमला हो जाएगा। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन, इतने ज़्यादा हथियार लेके, ऐसा लगता था कि बठिंडा में पता नहीं कौन हमला करने आ रहा है। तो उससे ट्रूप डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। अच्छा। इट वाज टफ। उसी के पार्ट थे? उसका पार्ट थे, क्योंकि कोर कमांडर के उस पर तो चलना ही है। मेरा उनसे इंटरेक्शन भी हुआ था पर्सनली। अच्छा। वहाँ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम कराया था। वो एक जो थे वहाँ पे ऑर्डिनेंस के मेरे थे, डीएमएस बूट आपने सुना होगा ना, जो हम पहनते हैं, डायरेक्टली मोल्डेड सोल वाला, जो रबर का सा सोल रहता है, उसमें हैवी सा बूट नहीं पहनते जो फौजी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा सिविल वाले टाइप पहनने लगे, एंकल वाले, तब वो चलता था। तो उसमें जो था, उसके इशू में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से, उन्हें पता चला था कि ये कड़क आदमी है। अच्छा। वो हैंडल करने में, उसको पहन के चलने में बाकी लोगों को, उसमें बूट में सप्लाई में गड़बड़ हुई थी। अच्छा। क्वालिटी अच्छा के जो मैन्युफैक्चरर था या सप्लायर जो था, ओरिजिनल कानपुर से बना हुआ आया वो बेच दिया, और दूसरा अच्छा चिपका इधर दे दिया, चिपका दिया। हाँ। तो उसकी 1 मैन इंक्वायरी मैंने की थी। ओह, कानपुर आए थे या फिर कैसे? कहीं नहीं आए थे, वहीं पे की थी। अच्छा। बठिंडा में आसपास, मैं गया था आसपास की जगह पर। अच्छा। तो वो मैंने एक इंक्वायरी की थी। इससे पहले मैंने रूपा में भी एक दूध की डेयरी की इंक्वायरी भी की थी। ओके। वहाँ भी इस वजह से ही मैं ही नॉमिनेट हुआ था, 1 मैन वो इंक्वायरी थी। आर्मी वालों को इसमें कैसे दूध हमारी इंटरनल भी हो जाती है ना चीज़ें। अच्छा। हाँ, हमारा मिलिट्री डेयरी फार्म होता है। ओके। अच्छा। मैं यहाँ पर जब मेरठ पोस्टिंग आया था, यहाँ भी मेरे को एक 1 मैन इंक्वायरी दी गई थी। यहाँ पे कैंटीन का के सामान जो अच्छा किस सिविल में जा रहा है। ओह हाँ। तो पूरे स्टेशन के लिए मैं एक दो ऑफिसर हुए थे, उनमें एक 1 मैन इंक्वायरी मैं कर रहा था। ओके। वो बीच में शेल्फ कर दी गई थी, लेकिन ये डेयरी और बूट वाली तो मैंने पूरी की थी। अच्छा। तो उसमें जनरल पुरी से मेरी बातचीत होती थी 1 to 1। ओके। हाँ, खाली उनका और कोई इंटरमीडिएटरी था ही नहीं। तो ये 1 मैन इंक्वायरी में कुछ चैलेंजेस या फिर किस तरह से ऑपरेशन रहता है, या फिर सीक्रेट है? शर्म आने वाली बात होती है। एक ऑर्डिनेंस के ब्रिगेडियर साहब मेरा ऑफिस में पैर पकड़ने लगे रहे थे, ये हाल है। ओके। मैंने बोला सर कुछ तो इज्जत करो। मैंने कहा सर देखो, काम तो मैंने करना ही है अपना। खैर मेरी रेपुटेशन भी थी, मुझे नॉमिनेट भी इसलिए किया था। ओके। कि ये तो कर ही देगा काम में, कोई भी हो सामने। ओके। तो वो आपके सीनियर थे? ऑफ कोर्स सीनियर थे। ओके। ऑफ कोर्स सीनियर, ब्रिगेडियर थे, मैं कर्नल था। हाँ। ओके। तो फिर अब हम 1999 में आ चुके हैं। ये कारगिल नहीं, 1999 नहीं, अब बठिंडा आ गया 2003। ओके। और फिर 2004 में वहाँ से पोस्टिंग होके, जब मैंने बताया चिट्ठी लिखने वाली बात मेरी हुई, और फिर मैं मेरठ में आ गया डिप्टी कमांडर। अच्छा। हाँ। तो इस समय सर कुछ एकेडमी, नो फ्रिल्स एकेडमी के बारे में कुछ? नो कुछ नहीं। नहीं। अच्छा। ओके। तो कुछ वो नहीं था। फिर ये तो बहुत बाद में हुआ। यहाँ पर मैं डिप्टी कमांडर में इंटरेस्टिंग ये था कि मैं यहाँ आकर मैंने टेनिस दोबारा, मेरा बेटा अभी जूनियर सर्किट खेलता था टेनिस का। ओके। मैंने दोबारा उसके साथ खेलना शुरू किया। मेरा बीच में 10-12 साल खेल नहीं रहा था। टेनिस नहीं खेल रहे थे? नहीं खेल रहा था। बॉक्सिंग? बॉक्सिंग तो कब की गई।
कब की गई? हाँ, बॉक्सिंग तो कब की गई हिस्ट्री। अच्छा। बॉक्सिंग कहाँ करेंगे, तो फिटनेस अपना एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। ओके। बॉक्सिंग टीम में तो खैर बटालियन की टीम को थोड़ा बहुत है, सीओ 2003 तक मैंने ट्रेन किया होगा, बट आई वाज नॉट माई सेल्फ ओके। बॉक्सिंग। पहले तो करता था, अच्छा। जवानों के साथ करता था, बाद में नहीं। ओके। वो बस सीओ के साथ करेगा भी नहीं, जवान वैसे ही नहीं मारेगा, तो फिर मजा क्या है। ठीक है ना। अच्छा। तो उसको मैं सिखाने लग रहा था, तब मैं फिर वापस हुआ और मैं 2005 में ये जो था 6 की बात है। ओके। तब मैं, हाँ आई थिंक 2006 में, 2005 या 2006 में मैं वापस टेनिस खेला, और मैं फिर जो था मैं आर्मी टीम रिप्रेजेंट की मैंने। ओके। एज कर्नल दोबारा। हाँ, जबकि सारे बाकी टीममेट्स जो थे वो बिलो 30 थे। अच्छा। और मैं अकेला 50s के करीब पहुंच रहा था। ओके। ठीक है ना। तो उनके साथ ये 2006 की बात बता रहे हैं? हाँ। उसके बाद लेटर मैं फिर आर्मी टीम खेला, और एक जो था, एक अभी कर्नल है वो जाखर करके ग्रेनेडियर्स का, वो कैप्टन था, उसकी मेरे ख्याल से होगी 3-4 साल सर्विस। वो आर्मी विनर था टेनिस में ही। ओके। और हमारा ट्रायल में मैं उससे खेला, और मैंने उसे ये इसमें 2000 इसमें ही होगा, ये 9-10 की बात होगी, मैंने उसको 3 सेट में हराया था। ओके। जब मैं अपना 50s में था। अच्छा। तो 2006 तक फिर से आप वापस 2006 में खेला हूँ। हाँ, हाँ, टेनिस। हाँ, टेनिस खेला, और 2009-10 में भी खेला। अच्छा। उसके बाद में उसके बाद फिर मैंने मेंस वाला खेलना छोड़ दिया। ओके। वहाँ पर मतलब मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुई। एक नेवी का हमारा नंबर 1 था, उसने मेरे को 6-0 हराया। मेरा सर्विस में सोचता था मेरा तेज है, तो वो बेस लाइन से आगे बढ़ के आके मारता था उसको। तो मैंने क्या, स्लो करूं, थोड़ा टाइम तो मिले खेलने का। अच्छा। ओके। फिर मैंने बोला भाई अभी मेंस नहीं खेलना है, मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है। ओके। फिर मैं एज ग्रुप टेनिस पे शिफ्ट कर गया। साथ में पोस्टिंग कहाँ हो रहा था सर? पोस्टिंग तब मैं मेरठ में था। ओके। मेरठ से गया, और फिर उसके बाद जो था कोर बैटल, फिर मैंने यहाँ से PGDM किया रेगुलर। अच्छा। मेरठ में ही, यहाँ पे एक मास्टर स्कूल है। ओके। स्टडी लीव लेकर। तो ये मैंने किया 2006 से 2008। ओके। तो ये किया पर्पस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अच्छा। फ्यूचर रीसेटलमेंट प्लानिंग। ओके। आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये मैंने किया। उसके बाद मैं कोर बैटल स्कूल में गया तेजपुर, असम में। जी, क्या है तेजपुर में? क्या है, जितने ट्रूप्स जो हैं वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में असम में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ट्रेन करके जो है सर्टिफाई करना कि ये फिट हैं ऑपरेशंस के लिए। वो मैं, अच्छा, आपकी सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दैट, कमांडेंट ऑफ दैट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ओके। पूरी बटालियन हमारे आके ट्रेन करती थी। तो ये कब की बात है सर? ये हो गया आपका 2009-10। ओके। हाँ। और उधर से ही मैंने किया ये कोर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाला। अच्छा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए भी अलग से कोर्स है। ओके। वो किया मैंने DIPR में थ्योरी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च तिमारपुर, और फिर प्रैक्टिकल किया मैंने बैंगलोर में। अच्छा। प्रैक्टिकल किया, ये 2009 में किया, और 2010 जनवरी में मेरी पोस्टिंग बैंगलोर, हाँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर सिलेक्शन सेंटर साउथ बैंगलोर में आ गई, जहाँ पे डिप्टी प्रेसिडेंट रहा। और वहीं से मैंने फौज छोड़ दी 2011 में। ओके। वॉलंटरी रिटायरमेंट प्रीमैच्योर। सर, तो ये हायरिंग का जो प्रोसेस होता है जो आप बता रहे हैं, ये PPDT करके कुछ होता है SSB में। ये मैं सुन रहा था कि कुछ कंपनीज भी ऐसा ही करते हैं कि कुछ अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन चाहिए तो वो स्टोरी के बेस पे जज करते हैं कि कौन सा पर्सन फिट है। दे में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी लिखता है तो हम लोग कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आर्म्ड फोर्सेस से, तो हम लोगों को लगता है कि शायद हम लोग कैपेबल नहीं है। बल्कि कोई HCL के फाउंडर है, अजय सर करके कोई फाउंडर है, वो बता रहे थे कि उनकी भी टीम में जो हायरिंग होती है या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी हायरिंग करती है, तो वैसा ही कुछ स्टोरी के बेसिस पे जज करते हैं लोगों को कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर। कई लोग जो हैं अपने हायरिंग में साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, और
कई जगह कॉलेजेस वगैरह के प्लेसमेंट्स के लिए हमारे सिलेक्शन सेंटर साउथ से भी साइकोलॉजिस्ट जाते थे एज एडवाइजरी रोल। ओके। तो ऐसा कुछ करते होंगे, पर मुझे उनका डिटेल मालूम नहीं है कि किस तरह से वो करते हैं। इधर जो अपने आर्मी में होता है, ये स्टोरी का क्या रोल रहता है, या फिर क्या देखिए SRT है? You can't take things in isolation, उससे अच्छा। बात बनेगी नहीं। अगर कोई कर रहा है ऐसा तो क्यों कर रहा है मुझे मालूम नहीं उसका। ओके। ठीक है ना। बट ये टेस्ट हैं सिविल वर्ल्ड में, इनकी अब जो है सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा रह नहीं गई हैं। ओके। वो बिग 5 ट्रेड्स वगैरह उन पे ज़्यादा जाते हैं। बट आर्मी में क्या आर्मी में तो हम बिल्कुल इनको यूज़ कर रहे हैं भाई। हम थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी टेस्ट। ये है, फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। क्या एग्जैक्टली जज क्या करना चाह रहे हैं उसके थ्रू? हम देखिए, हमने क्या किया, फौज ने डिटरमिन किया कि एक ठीक ठाक ऑफिसर में ये क्वालिटीज ओवरऑल होनी चाहिए। थिंकिंग एबिलिटी की, ग्रुप डायनामिक्स की, सोशल एडजस्टमेंट वगैरह की, लीडरशिप की, और डिटर्मिनेशन वगैरह, फिजिकल करेज, मेंटल करेज, विल पावर, इस तरह की चीज़ों की जो हैं कैसा कैसा होना चाहिए, उसको फिर डिफाइन किया वो साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उनको डिफाइन किया पहले, और फिर असेसमेंट मेथड क्रिएट किया जो कि 3 pronged है असेसमेंट मेथड। अच्छा। उसमें साइकोलॉजी एक डायमेंशन है, एक ग्रुप बिहेवियर है, जो कि ग्रुप डायनामिक्स में देखते हैं। तभी अगर आपने कुछ सुना हो, मानसा वाचा कर्मणा, ऐसे नाम आप सुने होंगे संस्कृत। तो जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिटन वर्क देखता है, GTO जो है वो ग्रुप में बिहेवियर देखता है, कैसा है इंडिविजुअल का, कई सारे टास्क करते हैं, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू करके असेस करता है। तो इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव जो है सिस्टम मेरे ख्याल से तो सिविल वर्ल्ड में तो कहीं है नहीं। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो इतना मतलब सिस्टम क्रिएट करके रखना। पर फौज में क्योंकि ऐसा है ना, सिविल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट में क्या है, आपने किसी को लिया और मान लीजिए उसका सोशल एडजस्टमेंट वगैरह ठीक नहीं था, तो आप उसे निकाल देंगे। फौज में आ गया तो फिर एक तो हमने इतनी लंबी ट्रेनिंग करानी है, वो प्रोडक्टिव ही जाके 2-3 साल में होता है। ओके, ट्रेनिंग के बाद। हाँ, तो दैट वे, इसलिए हम ठोक बजा के ही लेते हैं। तो सर 9-10 में जब कब आपने 11 में आपने रिटायरमेंट ले लिया? 2011 में। हाँ। क्या पीछे क्या चल रहा था कि लेने का रीजन, या फिर आगे का कुछ प्लान कर रहे थे? PGDM आपने किया? मैंने कर लिया हुआ था। हाँ। और मुझे ये भी आइडिया होने लगा था कि जो है इसके बेसिस पे लेगा नहीं मुझे कोई। अच्छा। लेगा तो मेरे फौजी रिटायरमेंट कई के फौजी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अच्छा। वो PGDM वगैरह को बॉदर नहीं करते। ओके। और ये भी मैंने देखा कि छोड़ना था तो जल्दी छोड़ना था, पर मैंने जल्दी छोड़ा नहीं, क्योंकि मतलब सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी मैं चाहता था, और सिक्योरिटी देखते देखते लंबा टाइम निकल गया, लिंगरिंग हो गई से। और पर छोड़ना तो था, तब फिर छोड़ा मैंने। और ऑप्शन मिले भी, एक अच्छा ऑप्शन था जो मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने छोड़ दिया। वो बैंगलोर के सेंटर में मैनेजमेंट का एक स्कूल था। और उसका डायरेक्टर मेरे को ले रहे थे वो। बैंगलोर में सेंट्रल में एक मैनेजमेंट स्कूल प्लेस है बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर जगह। बैंगलोर शहर है। वहाँ के सेंटर में एक मैनेजमेंट स्कूल था। मैनेजमेंट स्कूल। हाँ, उसका डायरेक्टर मेरे को ले रहे थे। और जो मतलब ओनर था वो मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल जूनियर था, फौजी था वो। तो उसने बोला, नहीं सर आपको इंटरव्यू क्या करना है, देख लो मेरे पास पेइंग कैपेसिटी इतनी है। दैट वाज नॉट गुड इनफ फॉर मी एज आई थॉट। पर मुझे को लेना चाहिए था वो। पर मैंने वो नहीं लिया। मुझे लगा कि नहीं, कम डाउन है इतना, मैं सैलरी में नहीं करूँगा, पर मैं ग्रो कर सकता था वहाँ पे। पर चलो वो तो जो गया। क्या फिर वहाँ क्या सोच के कैसे हिम्मत आया, या फिर कैसे डिसाइड कर पाए? छोड़ तो दिया ही था मैंने, छोड़ने का तो कर लिया था। फिर एक इन्होंने ऑफर किया था यहाँ पर जो थे, ये अपने जो है ना, अरे
ये जिन्होंने रेस कोर्स वगैरह बनाया था यार ग्रेटर नोएडा में। अच्छा अच्छा, जो भी है मैं नाम इनका भी भूल रहा हूँ। एनीवे आप बस बता दीजिए कि था क्या। हाँ तो गॉड फैमिली है ना। ओके। तो रेस ट्रैक वगैरह इन्होंने बनाया था। तो इनके पास जो था ये भी एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा। और वो था एक वाराणसी से साउथ में एमपी में जाके। ओके। कि कोल की माइन नज़दीक थी और पावर का प्रोडक्शन भी था वहाँ पर। ओके। और वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट बना रहे थे। अच्छा अच्छा। तो इट वॉज लाइक अ नॉन फैमिली स्टेशन। तो मैंने कहा ना भाई फौज में इतनी करते थे, अब नॉन फैमिली स्टेशन में जाना तो ठीक नहीं बनता है। हाँ। तो मैं वो भी नहीं लिया। अच्छा। फिर मेरे को ठीक जो मिला वो इन इट वॉज प्रीटी ईजी जॉब। वो एक गोल्फ कोर्स था बैंगलोर के साउथ में होसूर में। क्लोवर ग्रीन्स करके गोल्फ कोर्स था। वहाँ 2 साल में जनरल मैनेजर रहा गोल्फ कोर्स का। और वहाँ पर मैं अशोक लेलैंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर में पर्सनल इफेक्टिवनेस पढ़ाता भी था। अच्छा। उनका गेस्ट फैकल्टी था मैं। ओके। हाँ। फिर वहाँ छोड़ के मैं जब फिर मेरठ आया उसके बाद फिर मैंने नो फ्रिल्स नौकरी वगैरह देखी, मेरे को मिल नहीं रही थी, कुछ भी सूटेबल नहीं मिल रही थी। तब फिर मैंने नो फ्रिल्स एकेडमी स्टार्ट की। ओके। और नो फ्रिल्स एकेडमी में तो 600 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं अभी हाँ तक। हो चुके हैं। हाँ। तो इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे स्टार्ट ये हुआ? बहुत अच्छा है। पूरा से कुछ बता बस जितनों से भी मैंने बातचीत की जो मेरे जानने वाले थे, पहले तो उन्होंने कहा कि तू मत कर स्टार्ट, तेरा इसमें ज़ाया होगा। एनीवे इन्वेस्ट कुछ मत करियो कि तेरा चलेगा तो है नहीं काम। अच्छा। क्योंकि तू ब्लंट आदमी है, तू स्टूडेंट को कह देगा तू बेवकूफ़ है तो फिर कौन तेरे पास आएगा। सब सुनना चाहते हैं मीठा मिठाई। ठीक है ना। तो और तू आदत बदलने वाला तो है नहीं, जैसा है तो हम जानते हैं तेरे को। तो एडवाइस मेरे को तकरीबन ऐसी मिली। तो मैंने कहा चलो इन्वेस्ट कुछ नहीं करते, नुकसान नहीं कराना है। ठीक है ठीक। तो मैं थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया में फेसबुक में लिखना शुरू किया। मैं सोशल मीडिया वाले हमारी जनरेशन होती नहीं है। हाँ। तो फेसबुक में कुछ लिखना शुरू किया पर्सनालिटी के बारे में, एसएसबी के बारे में, कोरा के बारे में। ऐसे नो फ्रिल्स एकेडमी स्टार्ट किया। आप खुद ही? हाँ। कोई टीम नहीं? ना टीम तो बहुत बाद में बनी। ओके ठीक है। अकेला ही करता था। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मेरे पहले 2 स्टूडेंट जो थे, एक तो मेरा ही कोर्समेट है एयर वाइस मार्शल गुलानी, उसकी बेटी थी। तो वो तो मेरे को जानता ही था। तो उसने बोला मेरी बेटी ट्राई कर रही है तो उसको कर। तो वो सक्सेसफुल हुई। उसका इंटरेस्टिंग था, उसने मेरे को पहली बार जब बात हुई उसने बोला कि अंकल मैं जो हूँ ना बहुत मेरा मतलब जेंटल नेचर की हूँ। तो यहाँ तो पीपीडीटी में शोर मचाते हैं एकदम लोग, उनके साथ तो मैं कोप अप नहीं कर पाती हूँ। तो डिस्कशन जो पार्ट होता है। करेक्ट। तो उसने कहा मैं तो असर्टिव नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, असर्टिव ऐसे नहीं होता है। असर्टिवनेस के लिए शोर मचाना नहीं होता है, और आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, कल्चर्ड है आप, ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। ओके। तो उसका भी सिलेक्शन हुआ। फिर एक मेरे दोस्त हैं, वकील हैं, उनको कोई कचहरी में मिला, वो उनका दोस्त था, वो कहीं कोचिंग के पूछने आ रहा था गाजियाबाद से। उसने बोला तू छोड़, कोई कहाँ जाएगा, तुम मेरे दोस्त के पास चल। ओके। तो ये मेरे 2 पहले स्टूडेंट थे। अच्छा अच्छा। शुभम मेहता। तो शुभम मेहता इज अ मेजर नाउ, ही गॉट मैरिड ऑल्सो। तो ये दोनों मेरे पहले जो दोनों स्टूडेंट थे, दोनों सक्सेसफुल हुए। ओके। हाँ। फिर ऐसे ही हल्के हल्के। दूसरे स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड क्या था? और उनका कुछ ऑटो पार्ट्स वगैरह का बिजनेस था। ओके। वकील भी थे पर वकालत उनकी कोई खास नहीं थी। अच्छा। और कोविड वगैरह में उनका बहुत अफेक्ट हो गया था बिजनेस वगैरह। कोविड के बाद? ये कोविड वगैरह के टाइम, अच्छा नहीं कोविड तो बहुत बाद में आया। हाँ, 19 में। एक सेकंड हमने स्टार्ट किया है, सॉरी उस टाइम में। हाँ ये आया था, मोदी सरकार आ गई थी ना 14। मोदी सरकार ने आने के बाद में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जो किया, 16। हाँ, तो उनका जो था बिजनेस वगैरह का बुरा हाल हो गया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वो उनका डोल्ड्रम्स में था, तो सिक्योरिटी की उनको ज़रूरत थी। अच्छा। तो ये मेरे पास आया ये लड़का, तो ये फिर टीईएस में ये गया था शुरू था। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। टीईएस 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, हाँ 10+2 वाली। हाँ तब गया मैं था, अब उनका सेंटर चेंज हो गए हैं। अच्छा। तो वो अच्छा था, ये सेंट मेरीज का ही था। ओके। मैं बोलूँगा मतलब जैसा मेरे एकेडमिक कॉम्पिटेंस वगैरह थी स्कूल में, उस तरह का ही वो भी उसका लेवल था। अच्छा। फिजिकली मतलब इतना एथलेटिक नहीं था मेरे जैसा, बट गुड इनफ। ओके। तो वो सेलेक्ट हो गया था। फिर इस तरह से हल्के हल्के जो था।
और सर आप ये तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम तो देना नहीं पड़ता होगा इन चीज़ों के लिए, किनके लिए? जो आप ये कोचिंग दे रहे थे या फिर पर्सनल गाइडेंस? देखो बताऊँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू करता हूँ, इंटरव्यू करने में घंटा वगैरह करीब लग जाता है एक इंडिविजुअल को असेस करने में। अच्छा। फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये तुम्हारा रोड मैप है। अच्छा। उसके बाद फिर मैं उससे साइकोलॉजी टेस्ट एडमिनिस्टर करता हूँ, फिर वो डिस्कस करता हूँ, उससे भी कुछ इनपुट्स मिलते हैं। अब मेरे को जब होलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है तब हम वो और मैं मिलके जॉइंटली प्लान बनाते हैं इम्प्रूवमेंट का ओवरऑल। अच्छा। फिर उस पर वो काम करता रहता है और मैं वीकली प्रोग्रेस चेक करता रहता हूँ। हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे हैं, देयर ऑटोनोमस। अच्छा। वो अपने ग्रुप एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जीडी, लेक्चरेट, पीपीडीटी वगैरह, इनके ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के रिहर्सल वो खुद करते रहते हैं। ठीक है। तो उसको मैं मॉनिटर नहीं करता हूँ। हर वेडनेसडे और संडेज को जो है मैं जॉइंट सेशन लेता हूँ सबके। ओके। तो उसमें उनकी क्वेरी सेटल करते हैं। कई बार गेस्ट बुलाते हैं हम, जैसे अभी हमें कर्नल अजय मेरे दोस्त हैं, वो गार्डियन वगैरह में लिखते हैं ये ईरान अमेरिका वॉर वगैरह, अच्छे मतलब जानकार हैं इसके। और हमारे भी डिफेंस सर्विसेज में जनरल जनरल्स को जो हैं फ्यूचर बनने वाले, उनको भी एड्रेस करते हैं इन चीज़ों को, जियो पॉलिटिक्स वगैरह के ऊपर। तो वो मेरे दोस्त हैं, वो कई बार लेते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बारे में भी संडे को हमारे से बातचीत की थी। अच्छा। तो इस तरह से हम करते रहते हैं। अभी मेरे को एक हमने कराना है, एक पहली वीर नारी जो थी इंडिया की, जिनके हस्बैंड की डेथ ऑपरेशंस में हो गई थी, और फिर उसके बाद वो जनरल वीपी मलिक के टाइम में उन्होंने परमिट किया कि भाई आप भी ट्रेनिंग करके ऑफिसर बन सकती हो। तो वो पहली ऑफिसर थी। तो हाँ, तो उनसे बात कराएंगे। रूमी करके हैं वो। अच्छा। रूमी रंधावा सर मैं अमृतसर में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो 2013 में जब ये नो फ्रिल्स एकेडमी का आइडिया आ रहा था, तो आप बोले कि आपने इन्वेस्ट बिल्कुल कुछ नहीं किया, कोरा वोरा पे या फेसबुक पे लिखना शुरू किया। करेक्ट। तो उस समय तो आपके पास काफी टाइम होता होगा। मेरा वेबसाइट भी एक स्टूडेंट ने बनाई। अच्छा। फिर इंस्टाग्राम पेज एक और स्टूडेंट ने बना दिया। मैंने कहा तू ही करता रहे। फिर उसने कहा कि आप जो है ये एक ई बुक बना लो, अपने इतने सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिखे हुए हैं। अच्छा। अरे मैंने कहा मेरी वेबसाइट में तो पढ़ लेगा लोग। बोला ये नई जनरेशन पढ़ते उड़ाती नहीं है, इनको इकट्ठा चाहिए सब। तो मैंने चलो बना देते हैं। तो हमने ई बुक प्रैक्टिकल गाइड टू एसएसबी तो वो उसने बनाई थी। अच्छा अच्छा। उसने कहा कि ये आप अप्रूव कर दो। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। अच्छा अच्छा। तो फिर उसने कहा कि सर मेरे को इसका कुछ परसेंटेज दे दो इसमें से। मैंने कहा तू पूरा ही ले ले। अच्छा। तो वो इंस्टाग्राम हैंडल करता था पेज, और ई बुक भी उसका था। वो क्या करते थे? जो वो इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट था। फिर उसने फौज छोड़ ही दिया। अच्छा। अल्लाह चक्कर फौज के अंदर से नहीं, वो डिफेंस एस्पिरेंट था, मेरे ही स्टूडेंट था। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ हाँ। तो फौज की तैयारी करना वो उसने छोड़ दिया। वो लिटरेचर वगैरह की उस फील्ड में ही चला गया। ओके। लेकिन वो इंस्टाग्राम से वो उसका अर्निंग पोटेंशियल हो गया। अच्छा। तब तक मेरा बेटा बड़ा था। उसने कहा पापा ये तो बड़ी चीज़ है, इसको तो फिर वो करो, बुक वगैरह हार्ड कॉपी बनाओ। हाँ। तो फिर उसने बिजनेस डायमेंशन मेरा बेटे ने देखना शुरू किया। मेरा बेटा सीए है। अच्छा। तो वो अकाउंटिंग समझता है। तो उसने कहा कि अब ये, तब फिर हमने बुक अपनी जो थी हार्ड कॉपी निकाली, प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर। हाँ, बहुत अच्छी बुक है वो सर, मैंने भी पढ़ी आपने? ओके। हाँ तो वो है मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका जो मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट। हाँ वो बिल्कुल वो है डिले ग्रेटिफिकेशन वाला जो है ना, कि जो आदमी थोड़ा जल्दी में ना करे, थोड़ा इत्मीनान रखे, तो वो लंबा खेलता है, लंबा जाता है। तो और उसके बाद 2013 के बाद आप और भी कुछ कर रहे थे सर, या फिर? नो फिर तो मैं बस फिर फुल टाइम यही, क्योंकि लिखना है, लोगों का इंटरव्यू करना है, पढ़ना है, और अगर मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं लिखता हूँ। ओके। लिखता हूँ या पढ़ता हूँ। अच्छा। मतलब तो मैं अगर स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं कर रहा, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो भी मेरा टाइम जो है उसमें ही। अच्छा। इसी जैसे क्या है, आप देखिए नीरज चोपड़ा है। अब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन तो एक ही बार फेंकना है। हाँ। पर लेकिन उसके 4 साल लगते हैं ना। कभी लेग की स्ट्रेंथ कर रहा है, कभी इंजरी से रिकवर कर रहा है, कभी कुछ टेक्निक में कर रहा है। तो आप अब तो वो कर रहा है ना। तो हम भी जो है स्टूडेंट के सामने या जो पॉडकास्ट में जो जाएगा, वो तो एक बहुत छोटा पोर्शन है ना। बाकी चीज तो हम कर रहे हैं ना, अपना डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो गाइड कर सकते हैं लोगों को।
सर अब जनरल बात है थोड़ी सी हाँ। कि जैसे बच्चों के लिए कुछ एडवाइस दीजिए कि आजकल ये फ़ोन से कैसे बचा जाए। फ़ोन हो गया या फिर जो अभी जैसे मैं देख रहा था कि जब तक आपको नहीं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, मैं पहले रेगुलर सुनता था, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ाने में बिजी हो गया या फिर बाकी चीज़ों के साथ। लेकिन 2-3 दिन पहले जैसे ही मैंने आपको सुनना शुरू किया, आपका जनरल यस-मोर के साथ इंटरव्यू देखा, तो मेरे में भी थोड़ा सा एनर्जी वापस आ गया कि चलो फिर से रनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से कुछ अच्छी चीज़ें आने लगा। लेकिन जब नहीं होते हैं कांटेक्ट में तो ऐसा लग रहा होता है जैसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो गए। ग्रोथ रिलेटेड माइंडसेट नहीं है, बार बार फ़ोन पे ध्यान जा रहा है या फिर वैसे ही टाइम पास हो रहा है। तो आप इस तरह से प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करके रखते हैं? और आजकल ये मोबाइल के बारे में कि मोबाइल बहुत इंटेलिजेंट हो गया और इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट इतने बिठा के रखे हैं कि हम लोग चाह के भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। तो इस सब इतने चैलेंजेस में कैसे प्रोडक्टिविटी आगे का थोड़ा सा बना रहे एक रिदम? देखिए बेटा, सारी चीज़ जो है ना वो आपकी मोटिवेशन से स्टार्ट होती है। अगर आपके कुछ मोटिव्स हैं, पर्पस है, जैसे बहुत पहले एक पिक्चर आई थी रंग दे बसंती, ओके, सुनी आपने? हाँ, नाम सुना है मैंने, मूवी में बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसमें यही दिखाया था कि वो यंग लड़के जो हैं डिस्ट्रैक्टेड है, कोई एम नहीं है, एमलेस। ऐसी पिक्चर एक लक्ष्य भी बनी थी, वो भी एम। रंग दे बसंती भी उसी लाइंस पर थी। ओके, कि अब उन्हें जो था, किसी ने एक ड्रामा या कुछ वो कर रहा था, उसमें उन्हें दिखाया गया कि फ्रीडम फाइटर्स जो थे कैसे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह कैसे कैसे, तो उससे वो इंस्पायर हुए और फिर उनमें एक ज़िंदगी में एनर्जी आई, उन्हें लाइफ में पर्पस मिलना शुरू हुआ। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम उसकी ही होती है जब हमें पता नहीं होता कि मैंने आज दिन में करना क्या है। ओके, जब आपको ये नहीं पता मैंने क्या करना है, तो फिर बाकी लोग आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर लेंगे। माँ कहेंगे अच्छा तू खाली बैठा है, तू बाजार से ये लिया, तू ये लिया, दोस्त मिलेंगे, चल यार तू कुछ नहीं कर रहा है ना, तू बोले तेरा क्या प्लान है, बोले नहीं मेरा तो कोई प्लान नहीं, बोले चल यार पिक्चर देखने चलते हैं, या यहाँ कुछ, मतलब रैंडम चीज़ें, क्योंकि आपका प्लान ही नहीं है कोई। पर अगर आपका कुछ मोटिवेशन होगी, कोई आपके गोल्स होंगे, तो जैसे अब नीरज चोपड़ा है, उसको पता है मैंने 90 मीटर से ऊपर जैवलिन फेंकना है। अब 90 मीटर से अगर जैवलिन ऊपर फेंकना है तो आज क्यों तू क्या करेगा? तो तेरा प्लान है, तूने कोर स्ट्रेंथन करना है, तूने फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, कुछ ना कुछ उसको करना होगा। तो वो उसकी उस 90 मीटर से कनेक्ट हो जाएगी, आज की एक्टिविटी जो है उसको वो एनर्जाइज करेगी। ओके, तो जिसके पास वो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो कैसे एनर्जाइज करेगा? ओके, उसके पास है नहीं, वैक्यूम है, तो फिर आसपास वाले लोग उसकी लाइफ कंट्रोल कर लेंगे। ओके, जिसके पास ऑब्जेक्टिव है, मोटिव्स हैं, उसकी जिंदगी पर्पसफुल है, तो हमें वो एनर्जाइज्ड भी होगा। आप एकेडमिक के फील्ड में आए हैं? हाँ, ओके, टीचिंग। अब आप देखिए टीचिंग में आपने भी, आपको प्रोफेसर्स वगैरह मिलते रहे होंगे। आप मुझे बताइए, जो प्रोफेसर जो पीएचडी कर रहे हैं या जिनके नीचे लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं, मीन्स आउट ऑफ जो क्लास में वो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी और काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनकी एनर्जी लेवल अलग होगी। और जो एक मास्टर जी हैं जो खाली अपनी क्लास ले रहे हैं, उनकी वो एनर्जी हो नहीं सकती, क्योंकि उनके पास हायर गोल है नहीं। ठीक है ना? तो हायर गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होगा? ये आपको देखना पड़ेगा अपने लिए सत्वा। मैं किसी के लिए ले डाउन नहीं कर सकता हूँ। ओके, आपको खुद देखना पड़ेगा, गोल बनाने पड़ेंगे, डेली प्लान करने पड़ेगा। हाँ, गोल बनाने पड़ेंगे। गोल जैसे अभी मेरे लिए, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि एसएसबी क्लियर हो जाए। ओके, ये उनका गोल है। अच्छा, मैं उसमें उनकी हेल्प करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा गोल है कि इनको एक काबिल इंडिविजुअल बनाऊँ। हाँ, एसएसबी इज जस्ट इंसिडेंटल फॉर मी, जस्ट इंसिडेंटल। मेरे लिए जो इंडिविजुअल एफर्ट करके प्रोग्रेस कर रहा है वो अच्छा स्टूडेंट है। हाँ, एसएसबी बहुत सारा तो लक भी है कुछ उसमें। नहीं, लक हो या ना हो, मतलब सब तो नहीं क्लियर करेंगे। हाँ, पर लेकिन उनका बेटरमेंट तो हो जाए। और जब, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो फिर लार्जर एम के एक हिंदुस्तानी बेटर सोसाइटी बने। इस वजह से मैं काफ़ी कुछ पॉलिटिकल और उनके ऊपर भी चीज़ों के ऊपर बातचीत करता हूँ। तो आप सर स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मल्टीपल चीज़ें करते रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, बॉक्सिंग, सभी लोग, लॉन टेनिस या फिर यंग एज में एनर्जी होती है, तो जनरलाइज कहीं